नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर ब्यूटी क्वीन नाज जोशी जी। नमस्ते। नाज जी, और क्या चल रहा है? बस अच्छा चल रहा है सब कुछ। क्या चलेगा? हम क्या चाहते हैं ज़िंदगी से, आप बताइए। पैसा, दौलत, शोहरत या रिस्पेक्ट? हम सब लोग लेकिन रिस्पेक्ट चाहते हैं, और उसी रिस्पेक्ट को मांगने के लिए आज मैं आपके समक्ष आई हूँ, दर्शकों के समक्ष आई हूँ कि हमें सम्मान चाहिए, आपका सम्मान नहीं चाहिए। क्या बात है, आपको सम्मान चाहिए, सामान नहीं चाहिए। बहुत। तो आपने कहा कि दौलत, इज्जत, शोहरत, तो जहाँ तक हमें लगता है अपने अपने गुणों की बदौलत आपके सर पे ताज है, शोहरत आपके पास है और आप इतने सारी गतिविधियों में सक्रिय रहती हैं, आप फैशन डिजाइनर हैं। इस यात्रा के बारे में कुछ बताइए। यात्रा के बारे में मैं क्या बताऊँ, जैसे बाकी ट्रांसजेंडर्स की कहानी होती है, मेरी कहानी में भी बहुत तकलीफ़ें आई हैं। अ, सब फ़र्क ये रहा है कि बाकी ट्रांसजेंडर जहाँ हार मान के घर बैठ जाते हैं या हार मान के टोली बुधाई करने लगते हैं, भीख माँगने लगते हैं, मैंने वो सब नहीं किया। मैंने अपना जो प्रॉब्लम्स थी उनको फ़ेस किया, उनसे आगे बढ़ी और आगे बढ़ के मैंने ये जो मुकाम है वो हासिल किया है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। नाज़ जी, कब आपको लगा कि स्त्री और पुरुष कहीं भी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत अगर कहीं होती है, तो जो उद्घोषक होता है, वो कहता है भाइयों और बहनों, हुँ, हुँ। मैं सज्जनों जी, और जी, देवी और महिलाओं, सचमुच जी। आपको कोई संबोधन नहीं दिया जाता। हुँ। कब आपको लगा कि हम इन दोनों संबोधनों में कहीं फिट नहीं बैठते? कौन-सी वो उम्र थी? पहले तो मैं दर्शकों को ये बात बताना चाहती हूँ, शायद बहुत लोगों को नहीं पता ये बात, कि हमारा शनार्थी कार्ड, जिसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी कार्ड, वो 2014 में बना है, जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। आदमी, औरत का तो कब से बना हुआ है, एक मेल है, एक फीमेल है, पर भगवान ने एक थर्ड जेंडर भी बनाया है। हमें हमारा जो है, उससे पहले क्या था, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, किसी को राशन नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी सरकार हमको पहचानती भी नहीं थी कि हम कौन हैं। पहचान पत्र हमें 2013 में मिला है। हमें आज़ादी 2018 में मिली है कि हम एक पुरुष के साथ शादी कर सकते हैं, जी। या हम एक लीगल जेंडर भी हैं, और लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर से पहले क्रिमिनलाइजेशन में थे, हुँ, उनको लगता था हुँ। कि ये सब क्रिमिनल्स हैं। हुँ। हमें बहुत लोग डराते थे कि आप क्रिमिनल हैं, आपको जेल भेजा जाएगा, आप ये सब मत करिए, आप ये कपड़े नहीं पहनिए। तो 2018 में हमें स्वतंत्रता मिली है। उससे सोचिए, भारत को स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, 1947। हमें जी। मिला 2018 में। कितना साल लग गया हमको स्वतंत्र होने में। तो यही चीज़ दर्शाता है कि हम कितनी मुश्किलातों से जूझते हुए आ रहे होंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात रही कि आपने पूछा कब मुझे मालूम पड़ा कि मैं एक स्त्री और पुरुष के दायरे में नहीं आती हूँ। तो ये बताना चाहूँगी कि मुझे किसी ने बताया नहीं कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। मुझे बचपन से लगा मैं स्त्री हूँ। ये तो बहुत बाद में जाके लोगों ने बताना शुरू किया कि नहीं, आप स्त्री नहीं पुरुष हैं। क्योंकि आप एक अगर पुरुष हैं, आपको बचपन से पता होगा कि आप पुरुष हैं, स्त्री हैं तो स्त्री को पता होगा। इसी तरह से हम ट्रांसजेंडर महिला हैं, हम ट्रांसजेंडर महिला हैं, और महिला होने के नाते हमें बचपन से पता था कि हम महिला हैं। बट ये हमारा महिला होना किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। किसी ने हमें जो है ये नहीं बोला कि आप घर की इज़्ज़त हैं, आप घर की हमारी बहन हैं। नाज़ जी, हुँ, आपने कहा कि आपके महिला होने को किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया, जी। लेकिन हमारी टीम ने जो रिसर्च किया है, जी, जी। उससे हमें ये पता चला है कि पैदा आप एक लड़का हुई थी। नहीं, पैदा हम लड़के के शरीर में हुए थे। लड़के के देखिए, हम शरीर में बताना और चाहेंगे बहुत दर्शकों। सेलिब्रेट किया जी, था नहीं, देखिए, आपके। अब हम बताते हैं आपको। डॉक्टर जब हम पैदा होते हैं, डॉक्टर सिर्फ़ आपको 2 सेक्स बता सकता है, मेल या फीमेल। हुँ। जेंडर और सेक्स अलग-अलग चीज़ होती है। ओके। आपका जो गुप्त अंग है, वो हुँ। बताता है आप पुरुष या स्त्री हैं, बट हुँ। जेंडर आपका दिमाग बताता है। हुँ। तो हुँ। जब हम पैदा हुए, तो ऑफ़ कोर्स डॉक्टर ने बोला कि आप एक पुरुष पैदा हुए हैं, हुँ। मतलब हुँ। मम्मी-पापा को बताया हुँ। कि लड़का पैदा हुआ है। हुँ। और बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है हुँ। कि एक लड़का लड़की क्यों बनता है? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे कितने लड़के देख रहे होंगे, कितनी लड़कियाँ देख रही होंगी, उनको बोलिए कि आप लड़की से लड़के बन सकते हैं? बोलेंगी नहीं। या हुँ। बोलेंगे लड़की को लड़का लड़की बन सकता है? नहीं। हुँ। ये तो हम पैदाइशी ही ट्रांसजेंडर होते हैं, और हमें बाद में मालूम पड़ता है कि जी सर्जरीज़ भी अवेलेबल हैं। तो हुँ। अगर एक बच्चा जिसकी आँख नहीं है या हुँ। उसकी आवाज़ नहीं है, हुँ। उसको हक है एक सर्जरी करा के अपना कंप्लीट होने की, तो हुँ। हमें भी हक होना चाहिए। हमें भी हक मिला है अब जाकर। हुँ। बट सोचिए, पहले ज़माने में कितने हमारे जैसे लोग हैं जिनकी आवाज़ दब गई, जो लोग बंद दरवाज़े में मर गए, और जिन्हें मजबूरन एक औरत से शादी करनी पड़ी या मजबूरन एक पुरुष से शादी करनी पड़ी। तो ये चीज़ हमें अब मिली है जाकर 2018 के बाद। हुँ।
तो जब आप जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर बस आपके यौनांग गुप्तांगों को देख के हाँ। को देख के बताते जी, हैं, जी, जी। तो घर में बहुत खुशियाँ मनाई जी, गई जी, जब जी। आप पैदा जी, हुए, जी। मोहल्ले वालों में जी, जी। मिठाइयाँ बाँटी जी, गई, जी। तो अपने परिवार माँ की याद आती है? माँ की याद तो आती है, ऑफ़ कोर्स क्यों नहीं आती है? सबको आती है। आई थिंक माँ और पिता हमारे ऐसे लोग हैं कि हम बूढ़े भी हो जाएँगे आई थिंक और मरने के कगार पे भी आएँगे, तब भी हमें माता-पिता अपने प्रिय रहेंगे। जी, माताजी ने आपको बहुत प्यार दिया हुँ। बचपन से। एक माता और पिता ने मुझे बहुत प्यार दिया, जब उनको लगता था कि मैं लड़का हूँ। देखिए, लड़का और लड़की आज के ज़माने में सब इक्वल मानते हैं, है ना? बट कई जगह ऐसी भी हमारे देशों में जहाँ पे लड़कियों को अभी भी ताबू माना जाता है, कहता है लड़की पैदा ना हो। अब जब हम भगवान से माँगते हैं, कहते हैं, हे ईश्वर हमारे घर लड़का पैदा हो, ईश्वर हमारे लड़की पैदा हो। हुँ, पर हुँ, क्या कोई किन्नत माँगता है? कोई नहीं माँगता है, कोई फिर नहीं भी हम लोग माँगता, पैदा होते हैं। तो मैं वही बिल्कुल। बात बता रही हूँ आपको कि हमें सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। हुँ, जब मैंने बोला, जब मुझे लगा कि मैं एक लड़की हूँ और लड़की की बोलना क्या? मैं जब चलती थी बचपन हुँ, में 6-7 हुँ, साल की उम्र में हुँ, या मैं डॉल्स के साथ खेलती थी, मेरे ना गुण तो सारे औरतों वाले थे, हुँ, हुँ, लड़कियों वाले थे। मैं हुँ, तो हुँ, कुकिंग भी करना चाहती हुँ, थी, हुँ, सफाई करती थी घर की, तो वो सब मेरे अंदर था, वो भगवान ने मुझे अंदर दिया था, वो तो मैंने नहीं एक शौक पाला। हुँ, तो हुँ। फिर लोग क्यों बोलते हैं कि आपको 3 कपड़े पहनने का शौक आ गया, आपको जो है लिपस्टिक करने का शौक आ गया। आपके घरवालों को हुँ, सबसे हुँ। पहले आपके घर में किसे ये दिखाई दिया कि आप में ये गुण भी हैं लड़कियों वाले? किसने सबसे पहले नोटिस किया इस चीज़ जी, को? घरवाले तो ये सोचते हैं कि बच्चा है, बच्चा आगे जाके ठीक हो जाएगा, बच्चे तो करते ही हैं, हाँ। बच्चों को जेंडर का मालूम क्या है, कई हुँ, बॉयज़ हैं जो डॉल्स के साथ खेलते हैं तो ये हो हुँ, जाए। पर हुँ, ज़माना जो हमारी सोसाइटी है, रूढ़िवादी सोसाइटी है, वो पहले पकड़ती है, कहीं आपका बेटा किन्नर तो नहीं, कहीं आपने छुपा तो नहीं रखा, किन्नर वालों को दे दीजिए, आप किन्नरों को दे दीजिए। ऐसा प्रेशर मेरे माँ-बाप को हमेशा आता था, रोज़ आता था कि अच्छा। आपका बेटा जो है वो ज़रूर हुँ, किन्नर है, आप हमें बता नहीं रहे हैं। ये किस ऐज की बात होगी ये लगभग? 7 साल की बात है, अच्छा तब 7 6-7 साल। साल के थे तब की बात हुँ, है हुँ, और हुँ, उसी प्रेशर में आके हमारे माँ-बाप ने हमें जो है बाहर भेज दिया मामा के हुँ, पास हुँ, बॉम्बे में और हुँ। हम बॉम्बे में रहे अराउंड 15 साल तक। आपके परिवार में और कौन-कौन है? मेरे परिवार में मेरा एक छोटा भाई है, छोटी बहन है। जब हम आप 7 साल सबसे के बड़ी थी? मैं सबसे बड़ी थी और जब हम 7 साल की उम्र में थे, जब हमारा भाई पैदा हुआ था, तो हुँ, उस टाइम हमारी दादी ने बोला पापा को कि देखिए आपका बड़ा लड़का तो किन्नर लगता है मुझे, कहीं छोटा भी वैसा ना बन जाए, इसको आप घर से बाहर निकाल दीजिए। ओहो! और हमारे पिता ने हमें हमारे मामा के घर बॉम्बे में भेज दिया 7 साल की उम्र में और एक छोटा बच्चा घर से निकला बाहर और माँ का प्यार नहीं था, बाप का प्यार नहीं था और इतनी दूर जाकर उसने आपको इतना संघर्ष करा उसने। जी, आपको जब कहा गया कि आपको कहीं और जाना है, आपने पूछा नहीं किसी से मुझे क्यों परिवार से दूर किया जा रहा है उस समय? नहीं, मैं आई थिंक बहुत अच्छी अ, संतान कह सकते हैं उसको या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उस टाइम इतना कहाँ पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक बच्चे को आप बोल दीजिए 6-7 साल के बच्चे बोलिए, हुँ। आपको मामा के छुट्टियों में जाना है, वो तो अच्छा, खुशी-खुशी चला जाएगा। आपसे ये कहा गया था कि हाँ, छुट्टियों में मामा जी। के पास जाना है। जी, जी। अच्छा, तब आपको नहीं पता था कि आपको दूर किया नहीं, जा तब रहा है। हमें नहीं पता था हमें अबैंडन किया जा रहा है, हमें जो है अपने आप से दूर किया जा रहा है, हमें घर से निकाला जा रहा है, नहीं पता था उस हमें। समय रोना आया जब आप जा रहे थे घर से? नहीं। उस समय खुशी थी कि कहीं घूमने जा हाँ, रहे हैं? हाँ, खुशी थी अच्छा, कि हम पहली बार बॉम्बे जा रहे हैं अच्छा और बॉम्बे जा रहे हैं। डेफ़िनेटली मूवीज़ का शौक था। हम हुँ, बचपन में उस टाइम पे यूट्यूब कुछ था नहीं। बिल्कुल। एक शनिवार को फ़िल्म आती थी, हमेशा शनिवार को, वो भी पार्ट्स दूरदर्शन। में आती थी फ़िल्में। वो तो जी। देखते थे तो खुश होते थे, हम बोलते हम इनसे जाके मिलेंगे अब जाकर। अच्छा, जी। तो वो खुशी थी मुंबई पहुँचने जी, की, जी, उस जी। समय का बॉम्बे। जी, उस टाइम पे जी, बॉम्बे, जी। जी, जी। तो आप मामा के साथ गई, जी। फिर वहाँ कैसा वहाँ पर जाते ही हमें शौक मिला कि मामा ने बोला कि आपको देखिए अब जैसे 2 महीने खत्म हो चुके थे हमारे छुट्टियों के। अब मामा ने बोला आपको यहाँ पढ़ाई करनी है बॉम्बे में। पहले तो शौक ये था कि हम बॉम्बे में क्यों पढ़ाई करें? चलिए ठीक है, उन्होंने बोला कि माता-पिता ने बोला है कि यहाँ पे पढ़ाई करिए। हमने बोला ठीक है हम पढ़ेंगे। तो बोले कि अब छोटे बच्चे को ये तो पता नहीं कि फीस भी होती है कुछ, पैसा भी होता है कुछ, हमें नहीं पता था उसमें पैसा-वैसा क्या है क्या नहीं है। तो वो बोले कि स्कूल में जाने के लिए फीस लगता है, हुँ, हुँ। पैसा लगता है। हुँ, तो हुँ, अगर आपको फीस भरना है तो हुँ। आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो हम बोले कि हम तो छोटे हैं, हम क्या काम करेंगे? यू नो हुँ, व्हाट विल आई हुँ, डू मैं क्या करूँगी? हुँ, वो बोले कि आपको हम एक जगह पे लगा रहे हैं, हुँ, सुबह मॉर्निंग में वहाँ जाइए, दोपहर को हुँ, स्कूल जाइए, शाम को घर आइए। तो ये हमारा रूटीन बना दिया गया हमारे मामा जी ने। हुँ। किस जगह? ये हम बॉम्बे में थे विरार साइड पर हुँ, और वहाँ से हम जाते थे अंधेरी हुँ, हुँ। जॉब करने के लिए। हमारे फिल्म सिटी में हम जॉब लगाया था हमारे को और अंधेरी के पास में ही हमारा स्कूल था। स्कूल जाते थे फिर शाम को विरार वापस जाते थे। क्या जॉब थी, क्या करना था? हम बर्तन माँजते थे ढाबे पर। अच्छा, जी।
तो उस समय माता टेलीफोन हुआ करते थे, बातचीत करना पिताजी से अगर कोई कांटेक्ट करते देखिए सकते उस टाइम पर टेलीफोन की सुविधा जैसे आज है वैसे तो नहीं थी। नहीं थी। लैंडलाइन ज़रूर थे और लैंडलाइन हमारे घर में उस टाइम नहीं था क्योंकि नहीं हम बहुत था। मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। तो हमारे घर में लैंडलाइन नहीं था, तो हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट संपर्क का ज़रिया नहीं था उनसे। तो आप एक अनजाने शहर में आप ये एक अनजाने शहर में अपनों ने अनजान कर दिया और अनजानों ने फिर अपना लिया। क्या बात है! जी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो पढ़ाई फिर आपने अपनी इन संघर्षों के मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाई अपनी पूरी की? देखिए मैं बताती हूँ आपको कि मेरा जो एक ताल्लुक है पंजाबी और मुस्लिम फैमिली से रहा है। मुस्लिम अच्छा। फैमिली से हमारी नानी भी बहुत प्यार करती थी और नानी ने हमें एक शब्द सिखाया था कि एक शिक्षा ऐसा धन है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता है। तो हम बहुत एंथुसियास्टिक थे, बहुत हमारा हर्षोल्लास था हमको कि हमें पढ़ना है। तो हम स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए और सबसे बड़ी बात अच्छी थी अंधेरी में जब हमारा फिल्म सिटी में हमारा जॉब था, तो हम वहाँ पे देखते थे, हीरो हीरोइंस को देखते थे और इनफैक्ट कुछ हीरो हीरोइंस के साथ हम अभी भी टच में हैं इंस्टाग्राम पे कि हम आपको मिले थे सब करके। तो वो एक प्लस पॉइंट था। तो हम बहुत एंथुसियास्टिक रहते थे अपनी जॉब के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी, सबके लिए। तो वो एक कह सकते हैं संघर्ष भरे जीवन में भी खुशी थी। संघर्ष भरे। तो आपने अपनी स्कूलिंग पूरी की? मैंने स्कूलिंग पूरी नहीं करी कुछ समय तक, क्योंकि क्या हुआ 11 वर्ष की उम्र थी हमारी। हम काम से घर जा रहे थे और जब घर आए तो घर में देखा पार्टी चल रही है। तो पार्टी में हमें बोला हमारे मामा के लड़कों ने जो बड़े थे हमसे उम्र में, बोला कि देखिए आप ना थोड़ा ड्रिंक करिए हमारे साथ या कुछ बना दीजिए ड्रिंक के लिए। हमने सोचा हमें ड्रिंक नहीं करना है, हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, अभी 11 साल की उम्र है और हमें अच्छा भी नहीं लगता, उसका स्मेल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम बोले हम नहीं ड्रिंक करेंगे। तो हमने बोला ठीक है आपको जो कुछ बनाना है हम बना के देंगे आपको, बना के दे दिया उनको। फिर उनका एक फ्रेंड आया, बोला कि हम आपके लिए पेप्सी लेकर आए हैं। अब बच्चों को आप जानते हैं कितना पसंद आता है पेप्सी और ये कोला कोला वगैरह। हम पी गए तो उसके बाद हमारे सो गए, हम सोए और सुबह उठे मॉर्निंग में हम उठे थे। मैं उठी एक हॉस्पिटल के अंदर में जहाँ मुझे ग्लूकोज चढ़ रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास हो रहा था। मैं बहुत पेन हो रहा है मुझे। तो हमारे लिए तो बिल्कुल ही सब कुछ था कि हम क्या हुआ हमें। आपने कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक बाद सो गए। उसके बाद सो गए। आपको कुछ नहीं कुछ पता नहीं कि पता कि क्या हुआ? हुआ क्या नहीं हुआ। अगले रोज जब आपकी आंख खुली तो आप हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटल थे जी। ओहो! जी। फिर आपने किसी से पूछा नहीं कौन था आपके हमारे आसपास? साथ जब हमें आँख खुली तो मामा जी थे, हमने मामा जी से पूछा कि हमें क्या हुआ? मतलब मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तो उन्होंने बोला कि आप जो है रात को चक्कर खा के गिर गए थे, तो इसलिए आपको यहाँ लाया गया है। अच्छा। जी। उसके बाद जो घटना मेरे साथ हुई, इसके बाद मेरा लीगल संघर्ष जो आप बोल रही हैं, अभी तक जो संघर्ष था, संघर्ष नहीं था, बल्कि आप सोचिए माइंड में कि एक छोटे बच्चे को 7 साल के बच्चे को जो है वो करना है, लेबर करनी है, चाइल्ड लेबर करना है, उसको अब खुद से पढ़ना है और उसके माँ-बाप भी साथ में नहीं है, उसको सोचिए कितना ज़्यादा उसको दिमागी रूप से प्रॉब्लम होगा बच्चे को। लेकिन वो हमारी संघर्ष नहीं था, संघर्ष अब शुरू हो रहा था हमारा जो रियल संघर्ष था, क्योंकि इसके बाद मामा ने भी हमारे साथ में हाथ जोड़ दिया कि हम इसको अब घर लेके नहीं जाएँगे। हमें जिस हॉस्पिटल में हम लोग थे, जिस बेड पे मैं बैठी थी, जनरल वार्ड था, उसके साथ में किन्नर का भी बेड लगा हुआ था। तो डेली किन्नर लोग आते थे वहाँ पर, हमें देखते थे ऐसे करके देखते थे हमको, हमें पता नहीं क्यों देख रहे हैं। तो एक दिन हम 2-3 दिन वेट किए मामा का कि मामा आएँगे नहीं आएँगे, तो मामा तो नहीं आए, ठीक है? तब हमें एक किन्नर गुरु माँ ने बोला कि तुम हमारे साथ चलो। तो अब मैं पूछी कि क्यों चलना है साथ में? तो बोले कि तुम्हारे मामा ने तुम्हें बेच दिया है। ओहो! जी। तो ज़ख्मी हालात में आपके मामा ने आपको हॉस्पिटल लाया और वहाँ बेच के चले वहाँ गए। पे बेच दिया, किन्नरों को बेच दिया मुझे। और जब किन्नरों को बेचा मुझे गुरु माँ को, तो हमें जाना था स्कूल। हम सोचे हम स्कूल पढ़ाएँगे, मुझे स्कूल में लेके जाएँगे। बट उन्होंने बोला कि देखो स्कूल यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग एक काम करते हैं, टोली बधाई का, भीख माँगने का, तुम्हें वही काम करना होगा और उसी से तो तुम्हारे को पढ़ाई-लिखाई का कुछ नहीं बनने वाला। क्योंकि वो कहते थे कि किन्नर इंसान कितना भी पढ़ जाए, लिख जाए, उसको अंत में आके यही काम करना पड़ता है क्योंकि समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है। और हमने उनकी बात मानी, क्योंकि स्कूल में जब ताने आते थे, जब हम चल रहे थे, लोग बोलते छक्का, हिजड़ा, क्या-क्या बोलते थे हमें, ठीक है? या फिर कोई फ़िल्म आती थी, उसमें किसी का किरदार होता था वैसे, जैसे फ़िल्म आई थी एक सड़क करके, उसमें महारानी का कैरेक्टर था। हमें बोलते महारानी, महारानी करके चिढ़ाते थे हमको, यू नो? तो ऐसे हमको चिढ़ाया जाता था स्कूल में। तो उस समय लगता था कि कुछ फ़ील होता था कि क्यों मुझे ये सब ऐसा ऑफ बोल रहे हैं? कोर्स घर आके हम इतना आई यूज्ड टू क्राई, मैं रोती थी घर आके कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों लोग मुझे ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था कि भई आदमी, औरत और एक अदर्स तीसरी क्या, तीसरा हाँ, जेंडर क्या है? मुझे नहीं मालूम था उस टाइम तक। तीसरा जेंडर क्या है? वो तो बहुत बाद में मालूम पड़ा मुझे, तीसरा जेंडर भी एक होता है।
उस टाइम तो हमें लगता था कि हमारे कसूर क्या है, हमने क्या ऐसा क्या किया, रोते थे भगवान के आगे कि भगवान आपने हमें क्या सा बना दिया, हमें लोग क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्यों हमें चक्का चक्का बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो हम वहाँ पहुंचे। हाँ, गुरु माँ ने बोला कि चलो आपको जाना पड़ेगा। हमको फ्रॉक पहनाया गया, बहुत सुंदर सा फ्रॉक पहनाया गया, हमको लेके गए, काफी कुछ दिन लेके गए हमको लाल बत्ती पे मांगने के लिए। लेकिन मुझे अच्छा पसंद नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब मांगो किसी से तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हेट्रेड होता है, हेट्रेड की आंखों से देखते थे, नजर से देखते थे, ऐसे हेट्रेड देखते थे और अपना शीशा ऊपर चढ़ा लेते थे कि भी नहीं, कोई ऐसा इंसान आ गया कि हमें बात ही नहीं करनी है उससे। तो हमने घर वापस घर आई आती थी मैं, डेरे में आती थी, डेरा बोलते थे हम लोग, डेरे में आती थी। कितने लोग होंगे वहाँ? वहाँ पे एक बड़ी गुरु माँ थी, फिर एक छोटी हम्म। गुरु माँ थी, उसके बाद 4-5 और मेरी बहनें थी, बट मैं सबसे छोटी थी वहाँ पर। अच्छा। मैं 11 साल की थी, तो मैं सबसे छोटी अच्छा। थी वहाँ पर। हम्म। और बाकी जो मेरी सिस्टर थी, गुरु सिस्टर सब बोलते हैं उनको, वो लोग थी अराउंड 17-18 की, सब मेच्योर थी, मतलब सब एडल्ट थी। और तो हम पूछ रहे थे कि हमको दादी बोलते थे, दादी माँ, दादी माँ हमसे ये सब नहीं होगा, आप हमें स्कूल में चढ़ा दीजिए। और वो मना करती थी, क्योंकि उन्हें पैसा तो निकालना ही है अपना। हाँ, तो मैं बहुत रोई, बहुत रोती गई। फिर एक दिन मैंने क्या किया, एक दिन मैं बाजार गई और मैंने नींद की गोलियां खरीद ली। नींद की गोलियां खरीद के मैं सब खा गई अपना। ओहो। तो बच्चे को देते नहीं है, लेकिन हमारा कुछ था सेटिंग, तो हमने मिल गया हमको। तो हमने सारी नींद की गोलियां खा ली और फिर उसको हमें हॉस्पिटल लेके जाया गया। गुरुमा परेशान हो गई, गुरुमा बोलते क्या करो ना, क्या ना करो। तो फिर उन्होंने बोला, ये माफ करिएगा जी जी, बिलाल जी, ये 7 से 11 साल की उम्र के एक ऐसे बच्चे की कहानी आप सुन रहे हैं जो अपने व्यक्तित्व को लेके परेशान है, जूझ रहा है कि वो क्या है, कौन है। सब उसे, समाज मिलके उसे कंफ्यूज कर रहा है, जो खुद नहीं जानता कि वो किस रास्ते पे बढ़ रहा है। उसे अपनी पहचान, वो अपनी पहचान को लेके, अपने व्यक्तित्व को लेके संदेह में है, और उसने नींद की गोलियां खरीद के खा ली। आगे सुनिए। तो नींद की गोली खा के सो गई। तो फिर गुरुमा परेशान हो गई कि अब क्या करें, पुलिस आई, सब कुछ हुआ। तो उन्होंने बोला हमारा बच्चा वगैरह, तो उसके बाद गुरुमा मान गई कि हमें जो है स्कूल भेजा जाए। ये आपकी पहली जीत थी एक पहली तरीके जीत से थी, देखा स्कूल जाए। भेजा जाए। जी। तो लेकिन वो, उनको ये भी डर था कि अगर मैं इसको स्कूल भेजूंगी, कल को ये ना हो कि मेरी बाकी लड़कियां बोलें कि हमें पुलिस ऑफिसर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो नहीं, ये था। तो उन्होंने बोला देखो, मैं तो स्कूल तो भेज रही हूँ तुम्हें, पर लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं रहना होगा, तुम कहीं और रहोगी। अच्छा। तो उन्होंने बराबर में हमारे बिल्कुल घर के जहाँ हम लोग डेरा था, उसके 100 मीटर की दूरी पर एक बार था, डांस बार था। अच्छा। वहाँ पे साउथ इंडियन एक इंसान थे, वो चलाते थे डांस बार को। तो अच्छा। बोले कि तुम यहाँ रहोगी, मतलब नीचे बार था, ऊपर उनका घर था। तो जब मैं उनको मिली, तो एक पापा का जो एहसास होता है, एक पिता का एहसास होता है, वो मुझे मिला उनसे। उन्होंने मुझे गले लगाया, बोले कि देखो बेटा, तुम यहाँ रहो, ठीक है, और तुम यहाँ पे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। पूछा मेरी गुरुमा से कितना आपने इनका मतलब पे किया है, तो जितना भी था उन्होंने पे कर दिया गुरुमा क्या को। बात तो है। तब से हमारा कनेक्शन कट गया उनसे। तो 1 साल हम स्कूल नहीं गए बीच में, अच्छा। मतलब 11-12 साल की उम्र, हमारा 1 साल ड्रॉप हुआ हमारा। जी। वहां अब तब आप डांस बार में थी, डांस बार वहां में एक थी, पिता तुल्य इंसान पिता थे, मिले। हाँ पिता थे। उसके बाद पिता हमारे इतने अच्छे थे, और बोलते थे कि भी देखो, तुम जो है यहाँ पर कुछ मत करो, तुम्हें डांस वांस कुछ नहीं करना है, तुम कहीं पढ़ाई लिखाई करो, क्या हम बात, खर्चा देंगे तुम्हारा। क्या बात है। जी जी। तो इनके अपने पिता ने इन्हें त्याग दिया, लेकिन पिता तुल्य कोई और इंसान थे जिन्होंने इनके व्यक्तित्व की जो भी पहचान है उसको ना सोचते हुए सिर्फ इनकी पढ़ाई पे ध्यान दिया। जी, बहुत अच्छी बात। जी। और लेकिन क्या करें, हम थे तो लड़की अंदर से, ठीक है, हमें ग्लैमर इंडस्ट्री से बहुत प्यार था, ग्लैमर से बोलते हैं। अब ढाबा तो जाना नहीं होता था हमारा, ढाबा छूट गया था हमारे 10 में, तो वो सब मिस कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, डांस बार में हम देखते थे कि लड़कियां बहुत सज धज के तैयार हो रही हैं, मेकअप लगाना, लिपस्टिक लगाना, घाघरा इतना सुंदर पहनना। हाँ, हम क्यों नहीं कर सकते हैं ये, ठीक है। आपको मन मन को करता करता कि हाँ, कि काश था। मैं भी ऐसे करूँ ना, मुझे ऐसे करा। तो हमने मतलब जो हमारे पिता बने हुए थे, उनको हम अन्ना बोलते थे, बोलते अन्ना हम भी डांस करना चाहते हैं। मना करते थे कि नहीं मत करो, मत करो। फिर हमने बहुत जिद जहद करके हमने डांस करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पर। वो आपका शौक, वो शौक था हमारा, एक शौक था। पर शौक के अंदर में पैसा मिलेगा ये हमने नहीं सोचा था कभी। मतलब वहाँ आते थे लोग, ऐसे पैसा उड़ाते थे, ऐसे करके पैसा ना। अच्छा। तो हमारा एक दिन में कितना 200-300 रुपये हम कमा लेते, उस टाइम की बात बता रहे हैं उस आपको, आज समय। से, है ना।
15-20 साल पहले की बात बता रहे हैं, 25 साल पहले की। तो उस टाइम पे 200 रुपये बहुत होता था एक दिन का, कि भी हमें मिल गया है। हम जाते थे, हम देते थे अपने उनको, अन्ना जी को। वो बोलते थे नहीं तुम रखो, तुम्हारा पैसा तुम रखो, हमें नहीं चाहिए, तुम्हें अपना कुछ खा लेना, पी लेना, अपना कुछ जो तुम्हें कपड़ा चाहिए वो लेना। और हमें वहाँ से शौक चढ़ गया कि हमें तो अब ड्रेसेस बनवानी है सुंदर सुंदर। हम देखते थे, मनोरमा देखते थे, स्टारडक देखते थे, जो भी ड्रेस आती थी हम बनवाते थे अपने लिए। कहते तो श्रीदेवी की कहीं ड्रेस आई ऐसा तो बनाएंगे। नहीं कि आपके अंदर कोई एक फैशन डिजाइनर टाइप से कोई छुपा हाँ, हुआ? वही तो जाग गया, वो फैशन अच्छा, डिजाइनर जाग गया था हमारा। अच्छा। और यहाँ पर एक चीज और बताते हैं कि जिंदगी में जो एक लालसा होती है वो बहुत बुरी चीज होती है, और वो आपको लालसा बहुत गलत चीजों पे लेके जा सकती है। अब अच्छा। मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ मैं बताती हूँ। यहाँ पर कुछ मेरी सहेलियां बनी, जो कि हम 14-15 ईयर्स के होंगे। हमारी सहेलियां बनी जो कि देह व्यापार में थी ओ, यहाँ पर। ओ, तो हमने उनसे बात करी कि भाई तुम इतना इतना महंगा ब्रांडेड कपड़ा लाती हो, कहाँ से लाती हो, है ना। तो बताई हमको, उन्होंने हमें बताया कि भाई मैं जो है ये सब काम करती हूँ। तो हम मैंने बोला मैं भी करना चाहती हूँ उनको, और मैंने बोला कि बताना मत किसी को कि मैं कर रही हूँ। तो वो जो लड़कियां थी वो प्रॉपर लड़कियां थी या? प्रॉपर अच्छा, लड़कियां थी वो लोग। तो अच्छा। उन्होंने मुझे बताया। तो एक डांस बार में एक लड़का आता था, मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि 15-16 साल की उम्र में अपने हार्मोन्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, एक अट्रैक्शन शुरू हो गया मुझे एक लड़के से। बिल्कुल। उसके साथ हमारा प्यार हुआ, और उसके साथ पहली बार हमारा फिजिकल रिलेशनशिप हुआ। और जब पहली बार हमारा फिजिकल रिलेशनशिप हुआ एक लड़के के साथ में, तब हमें याद आया कि हमारे साथ 5 साल पहले क्या हुआ था। अच्छा, 5 साल पहले वो मामा के यहाँ जो क्या कजन हुआ था ब्रदर वो ने हमें अब मालूम पड़ा कोल्ड कि ड्रिंक पिला उसके के। और उसके भाई, मेरे भाइयों ने और उनके दोस्तों ने मेरे साथ में गैंग रेप किया उस रात को। ओहो। और वो चाहते थे मेरे मामा की ये बात आगे ना बढ़े, इसलिए मुझे आगे भेज दिया गया। हम ऐसे समाज में रहते हैं, हम ऐसे भाई बहनों के बीच रहते हैं, यही सच्चाई है हमारे समाज की। हम लोग सुरक्षित नहीं है। देखिए मैं बात बताऊं सबको, जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं घर में, नहीं सुरक्षित नहीं है। उनको आप सिखाइए गुड टच बैड टच क्या होता है, उनको सिखाइए, बचपन से सिखाइए। और ज्यादातर रेप जो होते हैं वो अपने करते हैं, बेगाने नहीं, कोई हिम्मत नहीं होती है। ज्यादातर रेप घर में ही हो जाती घर है। में अपने जी करते हैं, जी चाचा जी मामा जी। भाई बहन। और लड़कियां, बोल लड़के नहीं भी पाती हैं। उतने ही हाँ, बोल नहीं पाते, बच्चे बोल नहीं पाते हैं आगे जाके कि हमारे साथ क्या हुआ। जी बच्चे। हाँ, और खास तौर से हमारे भारतीय समाज में तो ये शायद सबसे ज्यादा है कि बच्चों को सुना ही नहीं जाता है। बिल्कुल। और बच्चे कंफर्टेबल होके माता पिता के साथ उनका फ्रेंडली उतना रहता ही नहीं, वो जी डरते जी हैं। जी जी। जी, तो आपने ये बहुत गौर करने वाली बात बताई मैम ने। फिर क्या हुआ? फिर देखिए वो ज़िंदगी चलती रही हमारी। 18 साल तक हमने 12th कंप्लीट करी जी, बॉम्बे से। वो तो वही डांस बार में काम डांस करते बार में, हुए हाँ, आपने अपनी पढ़ाई पढ़ाई कंप्लीट की। कंप्लीट करी। और उस दौरान क्या आप देह व्यापार में भी लगी रही? मैं देह व्यापार में भी लगी रही, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं लगी रही, क्योंकि मैंने लालसा थी पैसे अच्छा। कमाने की, कि मुझे और पैसा कमाना है। अब हम लोग जो है 2001 में तक पहुँच गए थे, 2001 की बात बता रही हूँ। उस टाइम पर हमें लगता था कि नहीं, हमारे पास और पैसा हो, हमारे पास मोबाइल हो, सब कुछ हो, तो ये सब काम हम कर रहे थे। फिर एक दिन हमारे जो है अंकल ने, जो अपने पापा बोलते थे, हम अन्ना बोलते थे, कहते जी। हैं अब हम क्लोज कर रहे हैं इस जगह। तो हम जा रहे हैं अपना केरला से थे वो लोग, तो अच्छा, केरला जा रहे हैं, अच्छा। अब तुम देख लो तुम कहाँ जाना चाहती हो। हुँ। तो हम तुम्हें उस पर काम कर रहे थे, अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, हमारा प्रोफाइल बना हुआ था ऑर्कुट पे। हुँ। और हम ऐसे स्वाइप कर रहे थे ऑर्कुट पे, ऐसे देख रहे थे कि कौन कौन है। फिर उसमें एक एक स्मॉल एक वो आता था, एक तरह से बॉक्स, कि आप इसको जानते हैं तो आप उसको फॉलो कर लीजिए ऑर्कुट जो पे। आजकल फेसबुक में हाँ पीपल यू में नो हाँ करके हाँ आता है। हाँ। जी। तो वैसे एक लड़की की प्रोफाइल हमारे उसमें आई, और हमने देखा कि उसने उसकी प्रोफाइल जब हम गए तो हमारी बचपन की फोटोग्राफ्स के साथ लगी हुई थी। अच्छा, हाँ। तो हमें और जिज्ञासा हुई कि कौन भाई है भाई? कौन है वो। जी। मैसेज किया उनको। हुँ। तो जब मैसेज हमें ठीक है, उनका नाम था विवेका बाबा जी, हम उनका नाम जानते थे क्योंकि वो बहुत फेमस मॉडल थी उस टाइम पर। अच्छा, कामसूत्र कॉन्डम्स की सेकंड ब्रांड एम्बेसडर थी, अच्छा। अच्छी मॉडलिंग करती थी, मुझे पता था कि वो हैं। तो फिर उनसे नंबर लिया, उनका मोबाइल नंबर लिया, कॉन्टैक्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि मैं बचपन में मॉरिशस से इंडिया आई थी, दिल्ली में। मैं तुम्हारे घर पे आई थी, और मैं तुम्हारे साथ ऐसे फ़ोटो खींचा हमारे तुम्हारे साथ में, और फ़ोटो पड़ी हुई है। तो जब मैंने उससे पूछा कि भई ऐसे करके, तो पता चला मुझे मेरी कज़न सिस्टर है, सेकंड कज़न सिस्टर है। मतलब हमारे मामा की मौसी की बेटी। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो और ऐसे। उन्होंने आपके साथ की उस तस्वीर को तब शेयर किया हाँ, था। हाँ। क्या बात है! मतलब मामा की मौसी, मतलब हमारी मम्मी की मौसी हो गई हुँ, ना एक तरह हुँ, से, तो हुँ। उनकी, हाँ, हुँ, हुँ, तो हुँ, उनकी बेटी। हुँ। तो तो इसलिए तो हमारा जो है फिर रिश्ता स्टार्ट हुआ वहाँ से, मेरी बहन का प्यार था। अब वो जानती थी मैं कौन हूँ, ठीक है? मैंने उसको फीलिंग बताई अपने बारे में। तो उन्हें बोला ठीक है तुम मेरे घर आओ रहने के लिए। बांद्रा में उनका घर था, फ्लैट था, मैं उनके घर रहने गई। और एक दिन शायद
उनको ना कहीं उसमें जाना था, किसी फंक्शन के अंदर में, किसी इवेंट के अंदर में। तो बोली मेरे पास कोई गाउन नहीं है, मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला आप 2 दिन का समय दीजिए, मैं बनाती हूँ आपके लिए गाउन। कि तुम बना सकती हो? मैंने कहा हाँ बना सकती हूँ। फटाफट स्केच किया, जिसके पास हम जाते थे कपड़ा सिलवाने के लिए, उसको बोला मास्टर जी ये है, आप बना दीजिए। वो बना के लेके आए, गाउन हमारी दीदी ने पहना, उसमें गई, इवेंट में गई, और सबने कॉम्प्लीमेंट दिया कि अच्छा। वाओ कि आपने कौन से डिजाइनर का कपड़ा पहना है, कौन डिजाइनर बनाया है इसको। तो और वो फिर डिजाइनर आप हाँ, वो थी। डिजाइन मैं थी। तो उन्होंने बोला देखो मुझे लगता है कि तुम्हारा जो फ्लेयर है, तुम्हारा जी। जो इंटरेस्ट है वो इसमें बहुत है, अच्छा। तुम एक फॉर्मल ट्रेनिंग लो। और उन्होंने हमें एनआईएफटी का सजेशन दिया, निफ्ट का। और उस टाइम हम नहीं जानते थे, कि मुझे नहीं पता था कि डिजाइनर क्या है और क्या नहीं है ना। तो उन्होंने हमें बोला कि वहाँ जाओ। मैंने एग्जाम दिया अपना, एग्जाम में मैं फर्स्ट आई, एंट्रेंस अच्छा, एग्जाम में। क्या बात है। फिर मैं दिल्ली आ गई, मेरे को दिल्ली में जो है वो टॉप क्लास टीचर्स थे, टॉप जो जितने भी बच्चे टॉप करते थे वो दिल्ली में आते थे एंट्रेंस एग्जाम को। और दिल्ली में आई, और जब दिल्ली में जब मैं आई यहाँ पर, तो तब मुझे मालूम पड़ा, उस टाइम मुझे मालूम पड़ा कि ट्रांसजेंडर चीज़ क्या होती है। अभी तक मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। सोचिए, अब तो लगता मैं लड़की हूँ, ऐसा था अंदर से लड़की हूँ। लेकिन आप थी तो लड़का। लड़का तो शरीर था, लेकिन आत्मा तो अंदर से औरत की थी ना। वो तो एक जो कहते हैं संघर्ष था मेरा और मेरी बॉडी का, मेरी रूह का, वो चलता आ रहा था इतनी देर तक। मतलब सोचिए 18 साल तक मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं कौन मैं कौन हूँ, मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ। मुझे लगता अकेली मैं ही हूँ, मुझे लगता कि मैं ही अकेली हूँ जो ऐसी। इस जद्दोजहद में, इस हाँ सोच में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम्म। यहाँ कैसे पता चला आपको? यहाँ पे क्या हुआ, एक दिन शाम को क्लास के बाद, हमारा क्लास होता था मॉर्निंग 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। और कभी हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था तो हम लोग कॉलेज में ही करते थे, निफ्ट में करते थे। तो एक दिन ऐसी मैं वहाँ पे बैठी हुई थी कैंटीन में। तो कैंटीन में आकर एक लड़का हमारे पास बैठा, बोला देखो मुझे लगता है कि तुम भी वही हो जो मैं हूँ। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, तुम जो हो मैं वह हूँ। उसने बोला देखो मुझे लड़के पसंद हैं, मुझे जो है मुझे लगता है कि मैं अंदर से लड़की हूँ। तुम ना एक काम करो, यहाँ पे दिल्ली में पार्टीज होती हैं एलजीबीटी पार्टीज, तुम चलो वहाँ पर। तो वो हमें पहली बार लेके गया, वो मुझे पहली बार लेके गया एक जगह पर। और वहाँ जाके जब मुझे बहुत लोग सारे मिले अपने जैसे, मेरे कॉन्फिडेंस आ गया अंदर से कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में, मेरे इस जैसे बहुत दुनिया में सारे। मैं अकेली नहीं हूँ नहीं जो नहीं नहीं, इस मानसिकता से गुजर रही कर रही हूँ। हूँ, क्योंकि मैं देखो अंदर से बहुत इंटेलिजेंट थी, मैं बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। इंटेलिजेंट थी मैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। बट मैं उस तरह की नहीं थी कि मैं एक पब्लिक स्पीकिंग कर सकूं। जैसे मैं जब बैठी थी इस क्लास के अंदर में, और मैम पूछती थी कि अच्छा बताओ इसका आंसर क्या होगा, मुझे आंसर पता होता था लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। था। तो जो कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा मिला वो मुझे उस पार्टी के बाद मिला। अच्छा। जी। तो फिर? इस तरह से हमारी जो है कॉलेज कट गया, हमारा निफ्ट कटा। उसके बाद हमने आईआईएम में एडमिशन लिया गाजियाबाद में, वो भी हो गया। और जो ताने मन आते थे लोगों के वो तो ठीक था, और तो हमें कोई यूज टू हो गए थे, आई वाज यूज्ड टू कि बेटा ठीक है आते कोई बात नहीं, मैं हूँ तो हूँ, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, एक चीज मेरा ये सवाल है कि जैसे आप ट्रांसजेंडर थे, तो क्या जैसे गांव देहातों में, कस्बों में ये जो ग्रुप होता है इन लोगों का, वो बच्चों को आखिर क्या जबरदस्ती ले जाते हैं? नहीं 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 जब तक परिवार वाले अलग नहीं करना चाहें, कोई जबरदस्ती नहीं ले जा सकता ना। नहीं नहीं, मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि मैं एक फिल्म मैंने की है, एक आशा, जिसमें अच्छा। मैंने एक किन्नर का रोल किया है। वो तो अब किया जाकर, मतलब अब 2-3 साल पहले की बात है वो, 2019 में किया था मैंने। और 19 में उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल चुका है ऑस्ट्रेलिया फिल्म फेस्टिवल में और काफ़ी जगह पर। क्या बात है। जी। और मैं छोटा सा रोल था, बट मैं उस रोल के लिए जब तैयारी कर रही थी, तो जब हम गाँव कस्बों में जाते थे तो वहाँ पे माँ बाप बोलते थे बच्चों को, या फिर दादा दादी बोलते थे सुनो ऐसा करो, एक काम करो, नहीं तो तुमको उठा के ले जाएंगे। और मुझे गुस्सा आता था कि ऐसा क्यों बोलते, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जब आपका बच्चा, देखिए ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में अलग चीज है। इंटरसेक्स एक चीज होती है कि इंटरसेक्स मतलब आपका गुप्तांग ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, उसे बोलते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर अलग होता है, जैसे मेल फीमेल सेक्स हो गया, इंटरसेक्स भी थर्ड सेक्स है एक तरह से। तो उस टाइम पे अगर माँ बाप चाहते हैं किन्नर को देने के लिए तो वो लोग देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। तो ये जो है किन्नर को जबरदस्ती लेके जाते नहीं है, माँ बाप ही देते हैं बच्चों को आगे। यानी कि परिवार ही स्वीकार नहीं करता, जी परिवार ही उन्हें। बिल्कुल। जी जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि हमने पास आउट कर लिया, अपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली। हमें पहला जॉब मिला ऋतु कुमार डिजाइनर के साथ में। बहुत बड़ी डिजाइनर थी, हमारी जो आइडल थी बोलते हैं, मेरी आइडल थी वो। तो मेरी आइडल थी वो, तो और एक नाम है। एक नाम था ऋतु कुमार जी का। और जब मैं कॉलेज में डिजाइनिंग करती थी, सब लोग बोलते थे कि तुम्हारे डिजाइन ऋतु कुमार मैम से बहुत मिलते जुलते हैं। तो मुझे एडमिशन, वहाँ पे मुझे नौकरी मिली। और 2004 की बात है ये,
4 की है, 2004 की बात है, हमारा कॉलेज जस्ट खत्म ही हुआ था और हमें पहली सैलरी 2004 में 25,000 की सैलरी मिली, 25,000 की, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए, 25,000 रुपये उस टाइम पर। जी। और हमने अपना पहली बार मैंने अपना पहला घर खरीदा, घर को रेंट किया, सॉरी घर खरीदा नहीं, घर रेंट को रेंट किया। और घर को रेंट करने के बाद में मैंने पहली बार अपना घर सजाया, खुद से सजाया, बहुत अच्छी फीलिंग आई कि वाह आज मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने का एक अच्छा अलग से एक वो था, एक अलग सा नशा था, या अलग से बोल दिया, अलग से खुशी थी। और अब यहाँ पे क्या होता है, इधर में जॉब्स के अंदर में जॉब के सेम चीज़ वही रिपीट हो रही थी जो कॉलेज में होती थी, रिपीट, यू नो, ओ माय गॉड हिजड़ा, ओ माय गॉड छक्का, यू नो, लेकिन ये चीज़ होती थी पीठ पीछे। अब मुंह पे नहीं होता था, पीठ पीछे होता था, बिना मतलब बिना हमें हमारे मुंह पे बोले हुए। वैसे लोग मुंह पे बोलते थे, पीठ पीछे होता था। सेकंड चीज़ जो हो रही थी वो ये हो रहा था कि जहाँ पे हम वर्क करते थे, जहाँ मैं काम करती थी, वहीं पे कुछ मर्द जो लोग वहाँ पे काम अलग डिपार्टमेंट काम करते थे, वो हमें ऑफर करते थे, यू नो, चलो हमारे साथ कॉफ़ी पीने चलो, यू नो, हमारे साथ हम तुम्हारे घर आ जाते हैं, तुम्हारे घर पे खाना खाएंगे। और मुझे मालूम था कि क्या करना चाहते हैं। देखो, एक स्त्री को या पुरुष को पता चल जाता है कि अगले इंसान की नीयत कैसी है। मुझे बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के लिख के इतनी अच्छी पोजीशन पे आज मैं हूँ, और फिर ये चीज़ द्वारा। उसके बाद हाँ, मैंने दूसरी जॉब पकड़ ली ऋतु बेरी के साथ में, कोई बहुत बड़ी डिज़ाइनर हैं, मतलब आज भी हैं, वहाँ भी सेम चीज़। मैं परेशान हो गई, मैंने कहा मुझे नहीं करना है ये काम, मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने मुझे आदत लग गई स्लीपिंग टैबलेट्स की, मेरे को डिप्रेशन चली गई बहुत ज़्यादा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि जब आप एक मुकाम को हासिल कर लेते हो, उसके बाद भी वही सेम चीज़ बचपन से आपके साथ होती हुई आ रही है, आप उसको सह नहीं पाते हो। बिल्कुल, इतनी शानदार तरीके से पढ़ाई पूरी की, कोर्स किया, फर्स्ट डिवीजन आई, नौकरी ली, बहुत शानदार पैकेज आपको मिलना शुरू हुआ, आपने घर रेंट किया, सजाया, और बावजूद उसके ये वजूद वाला जो वजूद की पहचान वाला सवाल था, आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था। और अब फ्रस्ट्रेशन हो गई, डिप्रेशन हो गया, यहाँ तक कि एक मुझे अपोलो हॉस्पिटल में अपना चेकअप भी कराना पड़ा। मैं उनसे दवाई लेती थी, रेगुलर दवाई लेनी शुरू किया, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। फिर एक दिन मैं ऐसी डिप्रेशन में कहते हैं ना, शराब की लत लग जाना, मुझे शराब की लत लग गई। और मैं एक बार में थी, यू नो, बार में वहाँ पे एक महिला आई, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत। मैंने बोला आप बहुत खूबसूरत हैं, यू नो, ऐसी कॉम्प्लीमेंट जिसको दे देते हैं हम लोग आपस में। तो वो बोली, उन्हें बहुत प्यार से मुस्कुराई मेरी तरफ, वो बोलती हैं, डार्लिंग एक दिन मैं भी तुम्हारी जैसी थी। अच्छा। मुझे लगा कि इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जैसी थी। फिर मेरे साथ बैठी, उन्हें बताया कि पहले मैं भी एक लड़का के शरीर में थी, मैंने ऑपरेशन कराया है, ऑपरेशन करा के मैं एक लड़की बन चुकी हूँ। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आपको रोक के पूछना चाहूंगी, जब आप वहाँ उस बार में बैठी थी, आप किस तरह के कपड़े पहन? लड़के के, लेकिन हमारा लड़का का मतलब ये था, भाव नहीं हम बताते, देखो लड़के के कपड़े मतलब ये था कि लड़कों का ड्रेस कोड क्या है, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, ये है, ठीक है। अब उसको, मैं तो डिजाइनर थी, मैं उसको और फेमिनिन तरीके से पहनती थी, यानी मेरी शर्ट थी वो लगती थी टॉप पहना है, जीन्स जैसे बिल्कुल चिपक के, बिल्कुल चिपकली जीन्स वो, और हाई हील बूट्स, यू नो, लाइक प्रॉपर, जैसे लगता है कि भी हाँ एक बॉय का कपड़ा है, फिर बॉय के अंदर में बहुत फेमिनाइजेशन कर दिया गया कपड़ों को, तो वो मैं कपड़े पहनती थी। यस। तो फिर ये नहीं लगता था कि जो लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, तो हम क्यों ना लड़कों जैसे ही कपड़े में? नहीं, वो नहीं था, वो अंदर से इच्छा लड़की वाली ही दिख रही थी। नहीं, आप जो बात बोली ना, ये बात बहुत सारी कॉमन लोग सोचते हैं कि भाई ये जो LGBT के लोग होते हैं, इस तरह के पहनावा जो आप अंदर से फील करते हैं, वो तो आप कपड़े पहनेंगे ना। अब मैं बताऊं एक चीज, मैं गांव में बहुत कंफर्टेबल हूँ, हो सकता है कोई सेकंड लड़की गांव में कंफर्टेबल ना हो, मैं हूँ तो पहन रही हूँ। तो मुझे जैसे कपड़े, जैसे आदमियों के प्रॉपर, यू नो, लूज शर्ट और लूज ट्राउजर, मैं कंफर्टेबल थी नहीं इन कपड़ों में। मेरे को ये नहीं था कि मुझे कुछ पहनना है, वो एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं था मेरा, मेरा डिसीजन था, वो डिसीजन मेरा ऑटोमेटिकली था कि मेरी चॉइस ये कपड़ों की है। मान रहे हैं, जो हमारा चॉइस है वही तो पहनेंगे, राइट। मुझे जो नॉर्मल, जैसे बोलते नॉर्मल फ्रेम में बोलूँ लड़का, जो हमारे कपड़े पहनाए गए हैं, वेशभूषा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे वैसे पहनने में बहुत अनकंफर्टेबल था, बहुत अनकंफर्टेबल। हाँ, तो क्या पहन लिया? उन लेडी ने आपको पहचान लिया, कितना अपनी कम्युनिटी के लोग पहचान जाते हैं, तो पहचान गई हमें। तो फिर उन्होंने आपको बताया कि सर्जरी के बारे में बताया, और ये पहली बार था कि हमने सर्जरी के बारे में सुना था। फर्स्ट टाइम 2008 की बात है, मैंने पहली बार सुना था कि एक ऐसी सर्जरी भी होती है जहाँ पे अपना शरीर बदल सकते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, इससे पहले मैं मंदिर जाती थी,
कहीं जाती थी मत्था टेकने, हे भगवान मुझे लड़की बना दो, हे भगवान मुझे अगले जन्म लड़की बनाना है, क्यों बनाया क्यों बनाया क्यों बनाया, ऐसे में प्रे करते थे भगवान को। तो जनरली एक बड़ा मशहूर गाना सीरियल भी था कि अगले जन्म मुझे बिटिया ना कीजियो, हाँ और आपके मन में आता था हे अगले भगवान हाँ मुझे अगले जन्म या इसी जन्म में बिटिया हाँ बना दो। हाँ लड़की बना दो, फिर क्योंकि क्या हुआ? मैं तो आपको लगा, उन्होंने सर्जरी की बताई तो आपको लगा कि अच्छा ये हो सकता ये है? हो सकता है। और मैं सही बता रही हूँ आपको, एक डिप्रेशन में जो थी मैं, जो मुझे स्ट्रगल थी, मैंने धीरे धीरे से बाहर निकली। ठीक है, मैं बहुत खुश हो गई, मैं बहुत ज़्यादा कि भाई अब तो मेरी ज़िंदगी संवर सकती है। पर जब मैंने सुना कि कॉस्ट जो है इसकी अराउंड 5 लाख रुपीज़ है, तब मुझे शौक लगा कि 5 लाख मेरे पास नहीं थे उस टाइम पर, क्या करूँ कैसे करूँ। कोई जॉब भी पकड़ती, महीने की 25,000 सैलरी होती है, 30,000 सैलरी होती, उसमें भी सैलरी में भी कितना कुछ तो घर में निकल जाता है। आप अकेले रहते हैं, खाते हैं पीते, दिल्ली जैसे शहर में 5 रहते लाख हैं। इकट्ठा करने हाँ में तो बहुत वक्त बहुत वक्त लग जाता मुझे। और मुझे था कि मुझे सिर्फ कल ही सर्जरी करानी है, ऐसा था। अच्छा। तो मैं ऐसे ही मैंने, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट किया हुआ था, तो मैं एक कहते हैं स्पा में जॉब मुझे मिल गया एज मैनेजर। अच्छा अच्छा। जब मैं वहाँ पे गई, वहाँ सैलरी पैकेज तो अच्छा था, बट मुझे ये नहीं पता कि स्पा के अंदर होता क्या है। यू नो, ऑफ कोर्स आई नो कि स्पा में मसाज पार्लर होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट एक कुछ था ना बैंकॉक वाला कॉन्सेप्ट जो सबको पता है आज की डेट में। 2009 में जब मेरी जॉब लगी थी वहाँ पे, किसी को नहीं पता था कि मसाज पार्लर में होता क्या है। नोबडी न्यू कि भाई क्या होता है। जब मैं अंदर गई, जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ तो जो है एक सेक्स पार्लर टाइप का है, ये सेक्स है यहाँ पे होता है, बस हैप्पी एंडिंग से बोलते हैं लोग। लोग चाहते हैं कि मसाज करा रहे हैं, साथ साथ हमारा सेक्स भी हो जाए, यू नो। मसाज पार्लर के नाम पे ये चीजें, सेक्स पार्लर बोल सकते हैं आप, वो था। और एक दिन हमारा मतलब वैसे वो मेल टू मेल था, मतलब कि अगर आदमी आ रहा है तो आदमी मसाज करेगा, उसके था। तो एक दिन हमारा ओनर बोलता है कि भाई नाज तुम भी क्या मसाज करना चाहोगी। तो मैंने बोला कि मैं कर सकती हूँ मसाज की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मसाज करने शुरू किए तो फिर क्लाइंट ने उल्टे सीधा पूछा, मैं उल्टे से बोला, हमको बाहर आ गए। जब फिर हमने बाकी लड़कों से वहाँ पूछा, लड़के थे वहाँ पे, ये लोग काम करते थे, पूछा तुम कितना कमा रहे थे। कोई बोला कि मैं 200 रुपये हमको मिलता है मसाज का, और ऊपर से टिप मिलती है 100 रुपया, हम रोज का 1000, 1500, 2000 कर लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, 30,000 में सैलरी है, 30 मेरे को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो मैंने बोला कि तो काम कर चुकी हूँ मैं, ये क्यों नहीं करती हूँ इसी को करने के लिए। तो मैंने किया, मैंने ये काम करना स्टार्ट किया। बट यहाँ पर जब मैं 2009 में जब यहाँ पे आई और मैं जॉब करती गई 2013 तक, उसके दौरान में कई सारी चीज़ें मेरे साथ में हुई। पहली चीज़ जो हुई, ये हुई कि यहाँ पे जो लोग थे बहुत क्रूअल थे, बहुत क्रूर थे। मतलब सोच रहे थे पैसा दिया तो आपको खरीद लिया है, ये मसाज पार्लर में। क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं थी, जो रिस्पेक्ट एक बॉम्बे में थी मेरी, यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं थी। वहाँ पे भी बॉम्बे डांस बार, वहाँ पे डांस बार में अगर मैं एक देह व्यापार में थी तो वहाँ रिस्पेक्ट भी थी। यहाँ पे रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पे था कि जैसे कोई इंसान है, आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, और कोई आपको कोई सिगरेट से जला दिया, ठीक है, पीछे अभी तो निशान है मेरे पीछे, सिगरेट से जला दिया किसी ने, कोई आपको जो शराब पे फेंक देता था कोई, ऐसे करके बहुत गंदे लोग थे यहाँ पर। पर अच्छी चीज़ मेरे साथ क्या हुई इस दौरान कि मैं एक फोटोग्राफर से मिली, मेरे पास आया वो भी LGBT कम्युनिटी से था। वो बोलता है कि मुझे आपका शूट करना है। तो मैंने वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मॉडलिंग का। एक डिज़ाइनर थी मैं, फिर मसाज पार्लर में, तो मॉडलिंग का। तो उसने मुझे कॉन्सेप्ट सिखाया, देखो बोला कि देखो नाज, ये बहुत मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत शूट करूँगा, 2 साल तक शूट करूँगा, उसके बाद में लेकिन तुमको पैसा भी अच्छा दूंगा। हर शूट का पर डे मुझे मिलता था 1500 रुपीज़, 1500 रुपीज़ मुझे मिलता था। मैंने उसके साथ काम किया। उसका बायोपिक का नाम था लाइफ ऑफ अ ट्रांसजेंडर प्रोस्टिट्यूट, जो कि बाद में दिखाई गई CNN IBN पे भी। अच्छा। तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। खैर मैं बताती हूँ आपको ये कहानी। तो जब मेरा कहानी चलता गया, 3 साल तक चला, 4 साल तक चला। 2013 में मैंने सर्जरी पे कराने में पहुंची। मैंने कहा डॉक्टर को भी सर्जरी करानी है। उससे पहले ऑफ कोर्स हार्मोन्स चले और बाकी सब चीज़ें होती गई मेरी, जो पैसा आ रहा था मैं कर रही थी। तो जब मैं सर्जरी कराने के लिए गई, डॉक्टर बोला मैं तुम्हें सर्जरी नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? कल तुम अकेली आई हो, तुम्हारे साथ कोई आया नहीं है। तो मैंने कहा मेरे पर कोई है ही नहीं, मेरे साथ कौन आएगा मेरे साथ में। तो फिर मैंने कैसे मनाया उनको, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी सर्जरी करो। तो सिस्टर्स थी वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा अचंभित हुई देख के मुझे कि लड़की अकेली आ गई है। नॉर्मली कहते थे कि भाई तुम्हारे साथ में, हमारे जब देखते हैं लड़कियाँ आती हैं चेंज कराने के लिए, कोई साथ में, कोई उनका हस्बैंड आते हैं या फिर उनके जो है परिवार वाले कोई आ जाते हैं। मतलब परिवार में से लाइक ये ट्रांस परिवार, अपना परिवार नहीं, ट्रांस परिवार, तो आ जाते हैं। तुम अकेली आई हो। मैंने बोला ठीक है, क्या होगा, जैसे मर जाऊंगी ना मैं फेंक देना, जला देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो उन्होंने मेरी सर्जरी करी। फर्स्ट टाइम जब मेरे स्टिचेस खुले तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अब मिरर में देखो अपना टांग वगैरह, अपना शरीर देखो, अपना फेस देखो, तो कैसा लग रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने ये तो होना चाहिए था, ये तो प्राकृतिक रूप से मेरे पास होना चाहिए था। भाई मैं तो अभी तक तो अंदर से लड़की थी, अब मैं बाहर से लड़की बन चुकी हूँ। तो ये 2013 में मेरे साथ हुआ।
तो आपका पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण हो चुका था, हाँ, हाँ, हाँ। कायाकल्प हो चुका जी, था। जी, जी। अच्छा, ये 2009 से 2013 क्या तक बीच में आपने हुआ? पैसे क्योंकि हाँ, इकट्ठे 2000 किए। देखिए क्या होता है 2 साल तक तो आपको हार्मोन देने पड़ते हैं। अच्छा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए आपको एज़ अ फीमेल की हुँ, ड्रेस में रहना पड़ता है समाज के अंदर में। हुँ, तब जाके 4 साल के उसके अंतराल के बाद डॉक्टर आपकी सर्जरी करता है। मैंने लीगली सर्जरी कराई है ना, ऐसे नहीं कि भई चले गए और सर्जरी करा ली। एक लीगल प्रोसेस होता है इसका जेंडर चेंज कराने का। हुँ। जी। तो ये शरीर जो हमें मिला है, जो स्त्री-पुरुष लोग छोटी-छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड कर लेते हैं, ज़िंदगी को कुछ नहीं समझते। ये एक ज़िंदगी पाने के लिए देखिए इन्होंने कितनी मेहनत की, कितने संघर्ष किए, कितनी चीज़ें झेली। मैम, आपको सलाम है। ओह! थैंक यू, थैंक यू। आई मीन मैम मत बोलिए, नाज़ बोलिए, मैम इज़ लाइक नाज़ हाँ, नाज़ नाज़ हाँ। आपको दिल से मैं आपको सलाम शुक्रिया। करती हूँ। फिर ये उसकी सर्जरी आपकी हो गई, आपको लगा कि हाँ, यही मैं हूँ। उसके जी, बाद जब मेरा पुनर्जन्म हुआ, इसको मैं बोलूँगी पुनर्जन्म। हुँ, जब मेरा पुनर्जन्म हुआ, इसके बाद जो हुआ, हुँ, वो तो दुनिया ने सेलिब्रेट किया, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड ने सेलिब्रेट किया, इंडिया ने सेलिब्रेट किया वो। क्या हुआ बताती हूँ कि जब मुझे ये शरीर मिला हुँ, और मैंने मॉडलिंग करनी स्टार्ट कर दी थी हुँ, 2011 में, जब मैं हुँ, परिवर्तन मेरा हो रहा था। हुँ, जैसे ही ऋषि तनेजा की जो मेरा फ़ोटोग्राफ़र था, उसकी हुँ, पिक्चर्स आईं, वो हुँ। वायरल हो गई उस टाइम पर। और उस अच्छा। टाइम इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था, तब भी हुँ, वायरल हो गई। मतलब तब हुँ, भी हुँ, लोगों हुँ। को इतना ज़्यादा खबरों था, में ये बात आ खबरों में गई। पहुँच गई हुँ, बात। हुँ, और मुझे पहली बार एक ट्रांसजेंडर लड़की को डिसाइड किया तहलका मैगज़ीन वालों ने कि हमें उसको कवर पे डालना है हमको। एक कवर गर्ल की हंट शुरू हुई, क्या ठीक है? बात है! हुँ, जब कवर गर्ल की हंट शुरू हुई, हुँ, उन्हें कोई पसंद नहीं आ रही थी। बहुत लोगों को देखा, नहीं पसंद आई। जब मेरी पिक्चर वहाँ गई, मैं बोलूँगी ग्रेस ऑफ गॉड, उन्हें एकदम से लगा कि हाँ, ये हमारी कवर गर्ल है। क्या बात है! हाँ, तो पहली बार एक मैगज़ीन ने एक ट्रांसजेंडर को कवर कवर पे रखा, वो भी प्रॉपर शूट करके, मेकअप, क्लोथ्स, एवरीथिंग सब कुछ करके उन्होंने किया। वो मेरी पहली अचीवमेंट थी लाइफ़ की। ये होती है जिजीविषा, जी। एंथुसियाज़्म। सो ये हुआ और इसका प्रेरणा उनको मिली क्योंकि अमेरिका के अंदर में 2 ट्रांसजेंडर थीं, हुँ, बहुत फ़ेमस, हुँ, लावण्य कॉक्स हुँ, एंड कैटलीन जेनर। वो हुँ, दोनों अब आज तक फ़ेमस हैं। हुँ, हुँ, उन लोगों की कवर पे मैगज़ीन आई थी। हुँ, वो लोग कवर पे थे टाइम मैगज़ीन और वैनिटी अफेयर के, हुँ, दोनों हुँ, अमेरिकन मैगज़ीन्स हैं। हुँ, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया हमें इंडिया में हुँ, लाना है। तो ये इंस्पिरेशन हुई, मैं आ गई कवर मॉडल बन गई। हुँ, इससे पहले तो 1 साल पहले ही मैं बनी पहली शो स्टॉपर इंडिया की जो ट्रांसजेंडर थी। मैं एक शो करने गई थी राजस्थान डिज़ाइनर फेस्टिवल। हुँ, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे मेरी किस्मत देखिए अभी सब कुछ चेंज जैसे ही शरीर बदला सब कुछ बदल गया, है ना? लोगों का नज़रिया बदल गया मेरी तरफ में। तो वहाँ पे मेरी 3 शोज़ की हुँ, मॉडल थी। हुँ, वहाँ गई, वहाँ पे एक मुझे डिज़ाइनर मिला, उसको हुँ, मुझे बहुत पसंद आई, मुझको हुँ, बहुत खूबसूरत लगी हुँ, एंड उसने कहा कि तुम मेरी शो स्टॉपर बन जाओ। हुँ, हुँ, शो हुँ, स्टॉपर ना हुँ, 2008 में मेरी वो आई थी फैशन फिल्म आई थी, तो मुझे मतलब शो स्टॉपर क्या होता है मुझे मालूम हुँ, था। हुँ, तो मैंने बोला लेकिन मुझे आपके शो में क्या मिलेगा? 10,000 मिलेंगे, मैं 30,000 हुँ, कमाने आई हूँ। बोला नहीं, मैं तुमको 30,000 अकेले शो कर दूँगा। अच्छा। और वहाँ पे उस टाइम में बहुत सारे लोग आए हुए थे, हुँ, बट जाने-माने लोग, आदिति गोपचंद थीं शो के अंदर में हुँ, जो शो हुँ, स्टॉपर थीं, हुँ, उनका लेवल मिलना मुझे, वो हुँ, सम्मान की बात हुँ, थी। हुँ, तो वो मेरा पहला सम्मान वहाँ हुआ, मैं हुँ, शो स्टॉपर बनी, फिर हुँ, मैं कवर मॉडल बनी। हुँ, अब मैं सोचती कि मैं करूँ तो क्या करूँ? तो उसी दौरान मुझे एक न्यूज़ चैनल का ऑफ़र आया कि अच्छा, नाज़ हम तुम्हारे ऊपर एक वो बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री बनाना हुँ, चाहते हैं। हुँ, और वो न्यूज़ चैनल बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल था, हुँ, मतलब मैं उसको ना नहीं बोल सकती हुँ, थी। हुँ, हुँ, हमने शूटिंग स्टार्ट करी, हमने आई थिंक 20-25 दिन शूटिंग की होगी हमने। और वो जो थी मतलब देखिए हर चीज़ में मेहनत लगती है। कोई सोचता है कि भई हाँ, मुझे एक मैं ओवरनाइट स्टार बन जाऊँ, ऐसा नहीं पॉसिबल है। चाहे भले से मैं शो स्टॉपर बनी या हुँ, भले से मैं कवर मॉडल बनी, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी। हुँ, 3 साल जो मैंने दिए अपने हुँ, तनुजा को, जो मेरे हुँ, फोटोग्राफर को, और वो हुँ, भी अद्भुत सिचुएशन के अंदर में, जहाँ हुँ, पे मैं एक पल्लू गिरा के खड़ी हूँ रेड लाइट हुँ, एरिया पे, या रेड हुँ, लाइट एरिया के एक एक रिक्शा में जा रही हूँ। लाइक प्रॉपर वो पोर्ट्रेट करने के लिए बहुत मेहनत लगी, बहुत गट्स लगे। हुँ, हुँ, तो हमें कोई भी चीज़ पाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी। हुँ, मेहनत हुँ, लगती है ना? हुँ। तो मैं लोगों को ये लगता है कि फ़िल्में जो हीरो-हीरोइन बनते हैं, कुछ उन्हें मेहनत नहीं करनी हाँ, पड़ती, बस ऐसे ही एग्ज़ैक्टली। नहीं। मेहनत तो भैया हर सफल चीज़ जो सफल हो रही है, उसके पीछे बहुत मेहनत है। कुछ की दिख जाती है मेहनत, कुछ की नहीं दिखती है। जी। मेहनत लगती तो है। जी। फिर क्या हुआ? सो जब हम लोग ये शूट कर रहे थे अपनी डॉक्यूमेंट्री, ऑफ हुँ, कोर्स वहाँ पे बहुत मेहनत लगती थी। हुँ, कई बार रात को जैसे कुछ दर्शाना था हमको कि भई क्या-क्या लाइफ़ होती है हुँ, प्रोस्टिट्यूट्स की, हुँ, डिज़ाइनर्स की, हुँ, प्रोस्टिट्यूट्स की और ट्रांसजेंडर्स की। हुँ, तो हुँ, रात को खड़ा कर दिया नोएडा में जैसी जगह पे, हुँ, वहाँ पे अंधेरा बिल्कुल है, वहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हमने सब हुँ, शूटिंग किया। तो हुँ, उसके बाद रिज़ल्ट ये हुआ उसका कि वो जो है स्टोरी थी हुँ, 2015 में जब हमने की थी, वो इतनी चली कि हुँ, उस चैनल ने उसको प्राइम टाइम पर
5 बार चलाया, सैटरडे और संडे को। अच्छा, हाँ, क्या बात बहुत है। लोगों ने देखा वो, तो वहाँ तो से वो जो शूटिंग चल रही है उस समय तो रियल कस्टमर्स भी आते होंगे। आते थे, लेकिन डर लगता था, उनसे बात नहीं करती थी मैं बोलती नहीं प्लीज नहीं, लाइक शूटिंग उन्होंने की, उन्होंने दूर से शूट किया मुझे, मैं खड़ी थी और कार आई और कार आके बोलती है लाइक चलोगी नहीं चलोगी। अब मैं को शूटिंग करी थी, मुझे तो थोड़ा इमोशन नहीं था, बट रियल कस्टमर भी आ जाते थे उस टाइम, लेकिन मैं नहीं करना चाहती थी, अब नहीं, बिल्कुल, अब नहीं था ये हाँ। केविन, अब नहीं करना है मुझे। सो उसके बाद में वो वायरल हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ उसका कि मैं अपने घर आ गई, उस जो है प्रॉपर जो हमने बनाई है डॉक्यूमेंट्री, उसकी वजह से मैं घर पे अपने आ गई। अब पूछेंगे कैसे? घर आ गई मतलब? अपने अपने घर आ गई, अपने मम्मी माँ बाप के पापा, पास घर। अच्छा। हाँ, अब बताइए आपकी कैसे कुछ कैसे? कैसे? अब कैसे ये कि जब डॉक्यूमेंट्री शूट हुई थी वो, तो जब फाइनल रिजल्ट आया उसमें मेरी बचपन की पिक्चर्स भी थी, अच्छा। बचपन की पिक्चर्स थी, सब कुछ था, एवरीथिंग वाज देयर। तो मेरे पापा ने देख ली वो, अच्छा, पापा वालों ने चैनल से नंबर लिया और चैनल ने मुझे, पापा ने मुझे फोन किया घर आ जाओ। क्या बात है, हाँ, क्या बात है। और ये भी एक कहानी है कि जब मैं पहली बार घर आई हूँ, उसकी भी एक अलग ही कहानी है। जब मैं पहली बार घर आ रही थी अपने, मैं गुड़गांव रहती थी, तो मेरे पापा यहाँ ईस्ट दिल्ली रहते थे, तो मैंने आ रही थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मैंने पहली बार मिल रही हूँ मम्मी पापा से इतनी दूर के बाद, क्योंकि याद थी अपनी छोटी शक्ल तो याद थी मम्मी पापा की, तो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। आप कितने आराम से ये बातें बता रही हैं और मैं भावुक हुई जा रही हाँ, हूँ। तो सुनिए ना, तो अब देखिए, गया तो कैसा लड़का था, वापस लड़की आ रही थी, ये शौक मेरे माइंड में था कि शौक कहीं लगे ना मम्मी पापा को। पापा तो देख चुके थे, मम्मी ने देखी थी अब तक वो वीडियो। अच्छा, पापा मम्मी ने नहीं मम्मी ने देखा नहीं देखा था। था, पापा ने देख चुके थे वीडियो। अच्छा। तो पापा मैं घर आई, घर पे आके बेल बजाई, मैंने क्या पहना तो बताती हूँ मैं, जब आप बोल रही है ना कि आपको वो कपड़े पहनने का मन नहीं था, अब अपने मन मार के मैंने वो शर्ट पहना, लड़कों वाला। लड़का वाला शर्ट पहना, ट्राउजर पहना, बाल लंबे थे, कैप लगाया, ठीक है, मेकअप शेकअप कुछ नहीं किया। तो बोला कि क्योंकि पापा, आप उस रूम में उस हाँ, रूप में पहुंची जिस रूप में वो आपको देखना देखना चाहते चाहते थे, मुझे होंगे। लगा था कि देखना चाहते आए, पापा के गले मिले, पापा बहुत रोए देख के, बहुत रोए कि क्या हुआ कैसे, बहुत मतलब होते ही हैं, पापा के साथ बहुत भावुक हुए। फिर पापा बोले ठीक है हम देख लिए कैसे कैसे नहीं हो, आप तुम्हें जो जैसा रहना है वैसे रहो। अपने घर में जगह दी मुझे उन्होंने, एक मेड दी, साथ में काम करने के लिए हेल्पिंग हैंड दी, बट मम्मी बहुत गुस्सा हुई। अच्छा। मम्मी ने बोला कि मैंने एक लड़का पैदा किया था, हिजड़ा पैदा नहीं किया था, उन्होंने ये शब्द बोले मुझे कि एक लड़का पैदा किया था, हमने हिजड़ा पैदा नहीं किया था। सोचिए एक माँ से वो शब्द सुनना, जो कि हम दुनिया से सुनते आ रहे थे, कितना दुखद था मेरे लिए, बहुत दुखद था। हम रो पड़े बिल्कुल, जब माँ ने ये बात बोली। और माँ हमें आज भी एक्सेप्ट नहीं करती है ज़्यादा, हम बोले तो आज भी, पापा की डेथ हो चुकी है, एक्सेप्ट नहीं करती आज भी। इट्स ओके, ना रो, इट्स ओके, पानी दीजिए पानी, इट्स ओके। इट्स ओके, हमने झेला, इट्स ओके, इट्स फाइन। मम्मी का रवैया आज भी अच्छा नहीं है, कई बार वो बहुत फिजिकली और वर्बली तो अब्यूजिव बहुत हो जाती हैं। एक बार इतनी फिजिकली अब्यूज हो गई कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा मोबाइल फेंक के मारे यहाँ पर, और हमारा पूरा ब्लीडिंग शुरू हो गया, पूरा ब्लीडिंग, बहुत ब्लीडिंग शुरू हुआ हमारा, और मुझे मेरे भाई जो है वो हॉस्पिटल लेके गए। और ये होता है, ये हर आप एक अभी भी ट्रांजेक्शन। फैमिली के साथ रहती हैं? मैं अभी रहती हूँ क्योंकि मेरे पापा भी नहीं रहे हैं, 2020 में उनकी देहांत हो गया था। अच्छा। तो उनका कहना था कि भाई तुमको इसी घर में रहना है क्योंकि घर तुम्हारा है, तुम ये घर छोड़ के नहीं जाओगी। तो मैं फिर घर छोड़ के नहीं गई, वहीं रहती हूँ। बट उस 2015 और 2024 के बीच में अब जो हुआ वो मैं बताने जा रही हूँ। हम लोग टीवी को देख रहे थे, फेमिना मिस इंडिया आता है, मिस इंडिया देख रहे थे। तो मेरे साथ में जो लड़की मेरे साथ काम करती थी वो मैरिड थी, वो अपने बिहार से आई हुई थी, और कहती मुझे जो है वो बहुत मतलब फाइनेंशियल वीक थी, मेरे साथ रह रही थी। तो हम लोग बैठ के देख रहे थे ऐसी बेड पर। तो बोली कि दीदी क्या मैं एक राउंड ही पहन सकती हूँ? तब मेरे दिमाग में आया कि ये लड़की मैरिड है, तो क्यों मिस इंडिया सिर्फ लड़कियों को, मैरिड और लोगों को नहीं लेता है? तब पहली बार 2015 के अंदर में मैंने लॉन्च किया मिसेस इंडिया होममेकर्स। आपने? हाँ, मैंने अच्छा। प्रोड्यूस किया मिसेस इंडिया होममेकर्स। मेरा ये था कि मेरी जैसी वो दीदी थी, मैं दीदी बोल रही हूँ, वो जैसी लड़कियों को जिनके अरमान है बचपन से कि मुझे मॉडल बनना है, मुझे रैंप पर आना है, और उनके सपने पूरे नहीं हुए क्योंकि शादी से पहले माँ बाप ने मना कर दिया मॉडलिंग, और शादी के बाद बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो उनका मन रखने के लिए भी मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना है। अब मैं सशक्त हो चुकी हूँ, मैं एम्पावर हो चुकी हूँ, मुझे दूसरे लोगों को एम्पावर करना है। मेरे मन में ये था कि मुझे एम्पावर करना है, बिकॉज मैं हमेशा एक फेमिनिस्ट रही हूँ, एक फेमिनिस्ट, एक में लगता है मुझे, हमेशा मुझे लगता है कि मुझे वुमेन को एम्पावर करना है। हमारी देश की वुमेन जो है, अगर वो समझ जाएंगी बात को कि भाई
ट्रांसजेंडर नॉर्मल लोग होते हैं, तो आई थिंक वो बच्चों को सही ट्रीट करेंगे, क्योंकि मेरी माँ मुझे सही से ट्रीट नहीं करती हैं, तो हो सकता है इनको मैं एम्पावर करूँगी, लोग ट्रांस के साथ काम करेंगे, तो ये लोग उनको बहुत नॉलेज मिलेगी। खैर वो स्टार्ट हुआ हमारा, पहला शो बहुत हिट गया हमारा, फर्स्ट शो किया था। मैंने लड़कियों को मिसेस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भेजा। मैंने कहाँ से सोचिए, बिहार से किसी विलेज के अंदर में, या फिर असम किसी विलेज से उठाकर मैं लड़कियों को स्टेज पे लेकर आई, नेशनल स्टेज दिया, उसके इंटरनेशनल स्टेज भी दिया। क्या बात और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं अंतर्राष्ट्रीय फेमस होना शुरू हो गई, मैं इंटरनेशनली में फेमस होना शुरू हो गई। तो एक बार हमारे को ऑफिस में मेल आता है कि हमें मिस यूनाइटेड नेशंस हम कराने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इंडिया से एक लड़की भेजो मिस। तो क्या मिस यूनाइटेड नेशंस, मिस यूनाइटेड नेशंस, अच्छा, एक प्रतियोगिता का नाम था। तो बोले कि आप हमें एक लड़की भेजिए जो कि अनमैरिड हो। मैंने बोल दिया अपने असिस्टेंट को, देखिए उनको मना कर दीजिए, हमारे साथ मैरिड लोगों को मैं करती हूँ, अपलिफ्ट करती हूँ, उनको भी फेमिना में जाएंगे, फेमिना को जाकर पूछे। तो वो लोग गए, वहाँ से कुछ जवाब नहीं आया। और मेरा असिस्टेंट ने क्या किया, उसने मेरी फोटोग्राफ्स उनको भेज दी मिस यूनाइटेड नेशंस को। बोले कि ये लड़की चलेगी आपको, मतलब ये लड़की यू वांट टू सिलेक्ट हर। दे सेड ओके, वी वांट टू सिलेक्ट हर, सेंड हर टू जमैका। देन ही कम्स टू एंड टेल मी दैट मैम मैंने आपको ना वहाँ भेज दिया है उधर में, आप जाओ। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ ना, कहते नहीं जाओ जाओ कोई बात नहीं, एंजॉय हॉलीडे करके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ठीक है, मैं तो हॉलीडे के नाम से गई थी जमैका में। वहाँ गए तो वहाँ पे पेजेंट हुआ, वहाँ सब लड़कियाँ थी, फीमेल्स थी, सारी फीमेल्स थी, मेल्स तो बच्चे थे, ट्रांस कोई भी नहीं था। तो मेरा डायरेक्टर बोलता है कि तुम ट्रांस हो क्या? मैंने कहा हाँ। कहता है कि हमारे लिए ट्रांस, हम लोग ट्रांस को प्रेजेंट नहीं करते हैं। मैंने कहा तब तो मैं आ गई, अब तो कराओ। मेरी दूर से खर्चा करके कराओ। तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसने बोला देखो हम टेस्ट तो करा नहीं सकते कि तुम अकेली हो, तुम इनके साथ ही कम्पीट कर लो, लड़की के साथ ही कम्पीट कर लो, तुम लड़की भी लड़की ऐसी हो कुछ। मैंने कहा ठीक है कर लेती हूँ। अब मैंने कम्पीट किया। अब मैं तो कम्पीट कर रही थी, लेकिन बहुत नॉर्मल थी, मैं कुछ तैयारी करके नहीं गई थी रैंप वॉक की, ना मैं कुछ तैयारी करके गई थी। क्वेश्चन आंसर, सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते हैं इंटरव्यू होते हैं, मैं जैसी हूँ वैसी थी, जब क्वेश्चन पूछे थे मैं वैसे जवाब दे रही थी। बोले मेरा कुछ फाइनल क्वेश्चन था, आप इसके बाद जो जीतने के बाद आप क्या करना चाहती हो? मैंने बोला मैं भर पेट खाना खाना चाहती हूँ, जो 3 दिन से नहीं खाई हूँ मैं। तो वो खुश हो गए, तो मुझे उन्होंने यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर बना दिया। वो मेरा पहला टास्क था इंडिया के लिए 2016 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो जीत कर आई मैं इंडिया वापस, तो खुश थी, सर पे ताज है, जाती थी बाहर लोग फंक्शंस में, तो लोग आके सेल्फी खींचते थे, तो अच्छा लगता था। बट मुझे लगता कि मैंने ये जीता, लेकिन इस जीतने का फायदा क्या हुआ कि मेरी जो आवाज़ है वो मेरे लोगों तक नहीं पहुंच रही है, जो मैं कहना चाहती हूँ। भाई अगर मैं क्राउन जीत कर आई हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं एक ब्यूटी क्वीन से मुझे कवर किया जाए। मैं जाती थी लोगों के पास में भी, देखो क्या है कि मैं एक ट्रांस नारी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी कम्युनिटी के लिए कुछ किया जाए, सरकार है कोई उनका किया जाए। तो कोई सुनता नहीं था, सोचता आपने क्या किया है, एक ताज तो जीता है खाली। जबकि हमारे देश में कोई महिला जीत कर है तो उसको बहुत बड़ा सम्मान किया जाता है ना, तो समारोह में बुलाया जाता है। जी जी। फिर 2017 में एक कॉन्टेस्ट हुआ मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी साउथ अफ्रीका में, वो मैं गई, वो मैं मेन टाइटल जीत कर आई, मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2017 बनी में। पर उसी टाइम पे जब मैं जीती, उस टाइम में मनीषा चिल्लर जीत कर आई, सेम टाइम पे, हम दोनों बिल्कुल सेम टाइम जीत रहे थे, मतलब मेरा उसके 7 दिन का अंतर था। अब 2 ब्यूटी, इंडियन ब्यूटी, तो लोगों ने मानुषी को ज्यादा सेलिब्रेट किया, मुझे सेलिब्रेट नहीं किया। ठीक है। फिर 2018 में मुझे दोबारा कॉल आता है कि तुम क्या अपना टाइटल बचाना चाहती हो? मैं इस बार दुबई गई। दुबई में ट्रांसजेंडर को जाना अलाउड नहीं है। अच्छा। मैं तो कॉन्फिडेंट थी, मैंने कहा ठीक है काम करो, मैं क्योंकि एक्सचेंज करा लिया था मैंने बॉडी स्कैनर में डाल दो, मुझे बॉडी स्कैनर में डाल दो, पता चल जाएगा। डाला तो फीमेल निकली मैं, तो फिर जाने दिया। फिर वहां पे मैं जीत गई 2018 में, थोड़ी चर्चा हुई इसके बारे में। ठीक है। और 2018 में मुझे जो है बच्चों से लगाव ऑटोमेटिकली हो गया, ममता जाग गई। उसका कारण ये था कि मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी में हमें जांचने के लिए कि हम कितनी ज्यादा भावुक हैं, वो लोग लेके आए थे कुछ बच्चों को इस कॉम्पिटिशन बिना माँ बाप के। ठीक है, मतलब 3-4 बच्चों लेके आए। अब मैंने पहली बार एक लड़की को देखा, वो साउथ अफ्रीका लड़की थी, इतनी सी होगी 5-6 साल की, उसका नाम मिमी था, मुझे अब तक याद है। और वो आती, उसको गले लगाती, ठीक है, वो आती मेरे पास सोती आकर, मैंने मेरे रूम में सो जाओ। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजर को वो चीज़ बड़ी पसंद है कि भाई ये ना एक अच्छी और अच्छी बन गई है, मतलब पहले 2017 में जो थी लड़की थी, अभी माँ के रूप में आ रही है। अच्छा। तो मैं जीत गई कॉन्फिडेंस। फिर जब मैं वापस आई इंडिया, वापस मेरे पापा मम्मी दोनों साथ में गए थे मेरे साथ दुबई में। तो जब वापस आई, मेरे पापा बोले पापा मुझे ना बेबी अडॉप्ट करनी है, यू नो। तो बोले क्यों? मैंने कैसी में ममता जाग गई ना उस टाइम पर। और देखिए करिश्मा, देखिए भगवान का कि मेरे जानने में कोई अलग हो रहा था आपस में। अच्छा, और उनका बच्चा था, और वो दोनों नहीं चाहते कि बच्चा उनके पास रहे। मैंने बोला मैं इसको माँ का प्यार दूंगी।
आज वो बच्ची 6 साल की होने वाली है और इतना प्यार करती है मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं एक जो प्यार मिला ना, सच्चा प्यार, वो बच्चे से मिला मुझे अपने। क्या तो बात है। जी, और मैं ये बोलना चाहूंगी जो सभी खून दर्शकों के को यहाँ पे। रिश्तों से भी जो प्यार नहीं मिला वो आपको एक अडॉप्ट जी, किया और मैं है। दर्शकों को ये बात बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे दर्शक जो हैं वो सरोगेसी कराते हैं, वो जो है सब जगह जाते हैं। देखिए इंडिया में बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं, जिनके पास अनाथ। माँ बाप नहीं है। आप उनको माँ बाप का, और बच्चे वही बनेंगे जो आप उनको बनाना चाहते हैं। ये मत बिल्कुल। सोचिए कि उसका खून क्या है, खून। कौन से गोत्र से आता है, क्या है, वो सब में मत देखिए, उसकी जात बात मत देखिए या उसका धर्म मत देखिए। बच्चा वही बनेगा जो आप बनाना चाहते हैं। आज की डेट और में तो कितने अपने बाल अपने बच्चे काम नहीं आते, पराये काम आ जाते हैं। हाँ, बूढ़ों को घर में या वृद्धाश्रम में वृद्धाश्रम छोड़ भेज देते देते हैं, हैं या राइट। तो उस टाइम मैं माँ बनी, माँ बन के मुझे बहुत अच्छा एहसास हुआ। फिर भी मैंने अपना मॉडलिंग का जो है वो कैरी किया। 2019 में मैं फिर जीती मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी। तो मैं दुनिया की पहली ऐसी ट्रांस बन गई जिसने एक ही टाइटल 3 बार जीता है। और क्या बात 2019 है। में, और 2019 के अंदर में जो मैं चाहती थी, जो मुकाम चाहती हूँ, मुझे मिला। मतलब कोई ऐसी मीडिया नहीं होगी, बीबीसी से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया तक या हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी मीडिया जिसने मुझे जिसने कवर ना किया आपको हो, कवर कवर ना नहीं किया किया हो। मतलब वो जो आपके मन में वो जो एक खुन्नस थी, खुन्नस नहीं मतलब वो जो खुन्नस ने एक दुख था कि शिकायत थी, दुख नहीं, शिकायत बोलेंगे, शिकायत वो थी अपनी मीडिया से। हाँ वो अपने ताज हाँ, वो कि ताज जीतने के बाद भी वो नहीं मिला कि अब 2019 से मेरी यात्रा स्टार्ट होती है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। और 2019 में जब मुझे कवर किया गया, तब से मेरी यात्रा स्टार्ट हुई पब्लिक स्पीकिंग की, जो मैं चाहती थी कि मैं गांव-गांव जाके, कस्बे-कस्बे जाके। तो मैंने उसके बाद में कि मेरा जो क्राउन जीतने का वो है सफर, वो जारी रहा। 2024 तक अब तक जारी है वो। क्या तो बात नॉन है। स्टॉप में 7 साल से लड़कियों को हराती हुई आ रही है, पहले ट्रांस लड़कियों को नहीं, नॉर्मल लड़कियों को मैं। नॉर्मल लड़कियों को हाँ, हराती हुई आ रही हाँ, है, नॉर्मल क्या बात मतलब नेचुरली बॉर्न फीमेल्स को, जो है। फीमेल वाले उनको हराती हुई आ रही है 7 साल से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के अंदर में। हम्म। मैं 7 इंटरनेशनल खिताब जीत चुकी हूँ अभी तक। आप हैं भी दो तो बहुत खूबसूरत। थैंक यू। खूबसूरती अंदर से होनी चाहिए, बाहर से नहीं। बिल्कुल, क्या बात और है। मैं दोनों ही खूबसूरतियों की बात कर जी, रही हूँ। तो 2022 में मैंने सोचा कि मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो जी। 2022 में मैंने स्टार्ट किया मिस यूनिवर्स ट्रांस का प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मिस यूनिवर्स ट्रांस। मिस यूनिवर्स ट्रांस, जी। जो कि ट्रांसजेंडर्स के लिए मिस यूनिवर्स का एक प्लेटफॉर्म बना है पहली बार। अच्छा। और यहाँ पे मेरे पास लड़कियाँ आती हैं, दूर दराज लड़कियाँ आती हैं, ब्राज़ील से आती हैं और वियतनाम से, कंबोडिया से, यानी हम वो कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका, एशिया और हमारे यूरोप और हमारा जो है लैटिन अमेरिका, वहाँ से बहुत लड़कियाँ आती हैं। और मेरा ये करने का पहला रीज़न ये है कि मैं चाहती हूँ कि विश्व में मालूम पड़े कि हम इंडियन ट्रांसजेंडर लड़कियां जो भीख मांगती हैं वो कहीं नहीं है, सब इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश के अंदर में है ज़्यादा। अच्छा, ये अच्छा। ऐसा कल्चर कहीं नहीं है। एक तो मैं चाहती हूँ दुनिया की रोशनी पड़े इस चीज़ पर कि हमारे देश में ट्रांसजेंडर्स क्या कर रही हैं, और वो लोग हमें फंड्स दें ताकि हम इनके लिए कुछ कर सकें, पहली बात। दूसरी बात मैं चाहती हूँ कि अच्छा, ये आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि ये जो ट्रांसजेंडर्स जो भीख मांगते हैं या दर दर की ठोकरें खाते हैं, ये ऐसी स्थिति ट्रांसजेंडर्स की सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश वगैरह, बाहर ऐसी स्थिति बाहर ऐसी नहीं नहीं है। अच्छा। इनफैक्ट नेपाल में भी नहीं है। नेपाल की कई ट्रांसजेंडर लड़कियां इंडिया आती हैं और वो बेगिंग क्लैपिंग लग जाती हैं, और ये स्थिति कहीं भी नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात है कि मैं चाहती हूँ कि हमें फंड्स मिलें ताकि हम इंडियन ट्रांसजेंडर लड़कियों के लिए कुछ कर सकें, ताकि मैं उनको सिखाऊं कि किस तरह से ब्यूटी पार्लर कोर्स क्या होता है या फिर खाने बनाने का कोर्स क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि अपनी संस्था इज्जत की रोटी कमाना सिखाना चाहती हूँ, जी, शान से। और अभी 2024 में हम लोग फिर कराने जा रहे हैं ये कंपटीशन। मेरे पास इस टाइम 22 लड़कियां हैं, मतलब देशी देशों की, और हम सब मिलकर एक फैमिली की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह काम करते हैं। और मेरी जिंदगी का एम ये है, देखो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मुझे बहुत फेम मिले, बहुत नेम मिले, या बहुत जो भी शुरू में बात की थी, मैं चाहती हूँ सम्मान मिले। मैं ये चाहती हूँ दर्शकों से कि कभी आपको कोई लड़की, मेरी जैसी लड़की, कोई आपको लाल बत्ती मिलती है जो पास भीख मांग रही है, अपने शीशा ऊपर मत करिए, ठीक है? शीशा नीचे करके बोलिए कि दीदी क्या आप हमारे घर काम करेंगी? क्या आप हमारे घर जो है, मुस्कुरा के बोलिए, क्या हमारे घर में चाय पिलाना चाहेंगी? देखेंगे उनकी मुश्किलातें कितनी अच्छी सुधर जाएंगी, और किसी के चेहरे पे स्माइल अगर आप लेकर आएंगे तो आप खुद भी इतना खुश हो जाएंगे, अच्छा मन लगेगा। इतना अच्छा लगेगा आपको। और दया आप छोड़ दीजिए, हमें दया देना, हम दया के पात्र नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं सम्मान की ज़िंदगी, हम चाहते हैं हमें काम मिले, हम चाहते हैं चाहे घर में आप हमें काम दीजिए, और हमें चाहते हैं कि इक्वालिटी हो, मतलब एक आदमी, औरत और ट्रांस की इक्वालिटी हो। क्योंकि आज मैं बात करती हूँ अपनी, कि मेरा एक स्टेटस जो सुष्मिता सेन की तरह होना चाहिए था, वो आज नहीं है। उसका कारण यह है इनइक्वालिटी, पहली बात। और लोगों को तब पता भी नहीं है कि ट्रांसजेंडर महिलाएं भी आज की डेट में ब्यूटी क्वींस हैं, ये लोगों को नहीं पता है। सेकंड चीज ये
जो है लोग जो हैं आज भी मुझे जब बुलाते हैं, कार्यक्रम बुलाते हैं, हुँ, सबसे आखिरी में देना चाहेंगे कोई भी ट्रॉफी या सम्मान। हुँ, उनको लगता है कि शायद पहले हमारे जितने बाकी जो वीआईपी लोग हैं, जो वीआईपी सच में नहीं हैं, हुँ, उनको मिल जाए, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होते हैं शो के लिए कि भाई हमें आमंत्रित किया जाए, पैसे हुँ, लेके वो आमंत्रित होते हैं, हुँ, तो उनको पहले सम्मान करके भेज दिया जाता है। और हमें सबसे जिसने देश का नाम 7 बार दुनिया में लहराया है हुँ, और बिना सपोर्ट के, बिना सोसाइटी के सपोर्ट के, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के, बिना किसी एनजीओ के सपोर्ट के इतने आगे बढ़े, उन्हें इंसान जो है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, हुँ, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं लोग, हमें भेदभाव करते हैं और लोग जो है हमारी पुकार को सुनते नहीं हैं, अनसुना इसलिए कर देते अनसुना हैं। कर देते हैं। इसलिए हम जो है इस मंच पे आए हैं, इस हुँ, प्लेटफ़ॉर्म पे आए हैं, ताकि आप लोग जो सुन रहे हैं, वो हमें इक्वालिटी का दर्जा दें। हुँ, अगर एक इंसान भी इस बातचीत को हुँ, समझ जाए, इस हुँ, बातचीत के साथ में क्या बोलते हैं, अपना मन को हमारे लिए खोल दे, मेरे हुँ, लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट ये होगी। हुँ, और मैं चाहती हूँ दर्शकों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, हुँ, क्योंकि शेयर करने से आप बाकी लोग जो उनको लोगों को कुछ नहीं पता है ट्रांसजेंडर समुदाय जानकारी के बारे में, उनको ज्ञान मिले हुँ, और ज्ञान से ही आप जो है लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। क्या बात है! बहुत जी। शानदार, बहुत शानदार। अच्छा ये बताइए, किसी से प्यार हुआ आपको? जी, हुआ है, शादी भी हुई है। अच्छा। जी। 2019 में मैं जब आ रही थी हुँ, अपने क्राउन जीत के हुँ, मॉरिशस से, हुँ, तो ऑफ़ कोर्स मुझे एक लड़का मिला, उससे प्यार हुआ, शादी हुई। बट 2021 में तलाक हो गया। कारण ये हुँ, था कि उसकी मम्मी आई, बोली कि हमारा एक ही बेटा है और हुँ, तुम हमें बच्चा दे नहीं पाओगी, दे नहीं तुम हमें जो पाओगे। है हुँ, समाज में वो लोग क्या बोलेंगे कि एक हुँ, क्योंकि लोगों के लिए ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर होता है, जबकि ये बात सच नहीं है। हुँ, किन्नर समाज अलग है, ट्रांसजेंडर अलग-अलग लोग हैं। हुँ, ट्रांसजेंडर महिला हूँ मैं महिला हूँ, मतलब एक हुँ, पहले एक ठीक है शरीर अलग का था, हुँ, नहीं, मैं किन्नर नहीं हूँ मैं, आई एम हुँ, नॉट अ किन्नर, हुँ, यू नो। हुँ, सो ये बात लोगों को बहुत ज़रूरी समझनी है कि किन्नर और ट्रांसजेंडर अलग-अलग चीज़ होती हुँ, है। हुँ, किन्नर एक समाज होता है जो कि माँगता है हुँ, सड़कों पर या फिर हुँ, घर-घर में आके डांस करता है, हुँ, नाचता है, वो हिजड़ा समुदाय हो गया। हुँ, हम हुँ, लोग अलग हैं, वी आर ट्रांसजेंडर लोग। हुँ, तो वो आईं, बोली कि हमारे लोग क्या बोलेंगे, बहू कैसी है, यू नो, एक किन्नर बहू लेकर आया है, क्या लेकर आया है? तो हुँ, हमने बोला ठीक है, डिवोर्स दे दो, काम खत्म। हुँ। डिवोर्स हो गया और और उस खुश हैं। लड़के का फिर कोई मतलब उन्होंने आगे संबंध रखने नहीं, की या नहीं, कोई नहीं, नहीं। इनिशिएटिव नहीं लिया? देखिए इंडिया में लोग जो है समाज से बहुत डरते हैं। समाज क्या कहेगा? अब ये सिर्फ़ किन्नर समाज के लिए नहीं है। हुँ, अब एक बात बताइए, किन्नर समाज का हुँ, हो गया, ट्रांसजेंडर समाज के लिए नहीं है। बात हुँ, ट्रांसजेंडर समाज तो एक चलो छोटी-सी चीज़ है। हुँ, आप बात करें एक लड़की की, एक लड़की अगर मान लीजिए तलाक लेके आती हुँ, है घर हुँ, पर, हुँ, माँ-बाप बोलते हैं समाज क्या कहेगा, है हुँ, ना? हुँ, अगर एक लड़की जो है माँ नहीं बन पाती है, हुँ, कहते हैं समाज क्या कहेगा? हुँ, उसको नाम दिए जाते हैं, जबकि हुँ, पुरुष को ऐसा नाम नहीं दिया जाता है। एक लड़की हुँ, को, औरत को बाँझ बोल दिया हुँ, जाता है, एक औरत को हुँ, कुलच्छनी बोल दिया जाता है, कुलंकड़ी बोल दिया जाता है, कलमुई बोल, ऐसी ऐसी जो शब्द हैं वो मेन समाज के लिए नहीं हुँ, है। नहीं है। तो हुँ, मेरा यही कहना है कि ट्रांसजेंडर लोग तो बहुत कम लोग हैं जो हम हुँ, लोग चाहते हैं कि हमारी इक्वालिटी हो। हुँ, मैं चाहती हूँ कि औरतों की भी उतना सम्मान हो, औरतों को भी इक्वल दर्जा दिया जाए। बिल्कुल तो ये इस लोग क्या कहेंगे वो हट जाना चाहिए। इस लड़ाई में तो ख़ैर औरतें भी हैं, बहुत, ज़ाहिर-सी बात बहुत है। ज़्यादा है। बहुत शानदार आपने हमें उत्साहित किया और आपकी बातें इतनी ज्ञानवर्धक थीं, इतनी जानकारियाँ आपने दी। ज़िंदगी जीने का एक आशावादी नज़रिया आपने दिया कि इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद भी ये जो ताज आप इनके सर पे देख रहे हैं, ये हुँ। बहुत संघर्षों से मिला है। बहुत ही ज़्यादा जगहों पे इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तब ये ताज इनको मिला है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे शुक्रिया आपका चैनल पे आए। बहुत-बहुत। जाने से पहले मैं अपने दर्शकों को कुछ बोलना चाहूँगी। अगर मेरी स्टोरी से आपको कुछ प्रेरणा लेनी है, तो पहली तो ये चीज़ लीजिए, कभी भी हार नहीं मानिए, ठीक है? ज़िंदगी में जहाँ आपने हार मान ली, आपकी ज़िंदगी वहाँ खत्म हो गई। मेरी स्टोरी में अगर आप देखेंगे तो मेरी कई जगह से पड़ाव थे जहाँ मैं हार मान के घर बैठ सकती थी, हार मान के ज़िंदगी ले हुँ, सकती थी, हुँ, वो मैंने नहीं किया। हुँ, दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी सभी दर्शकों को हुँ, कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा आप जो है पॉज़िटिविटी लेकर आएँ। हुँ, आप देखिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हो सकती हैं, आपको पॉज़िटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचें कि यहाँ से रिजेक्शन मिल गया मुझे, वहाँ से रिजेक्शन मिल गया, मैं हुँ, कुछ कर नहीं पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी, ऐसा नहीं होता है। हुँ, हुँ, आप अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखिए, हुँ, जीत आपको हासिल ज़रूर होगी। जो मैंने आज ताज पहना है, ये ताज सिर्फ़ ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने का नहीं है, ये हुँ। ताज उसका भी है कि मैंने ज़िंदगी से कभी हार नहीं क्या मानी बात है ना? है! तो बहुत ज़िंदगी बढ़िया। से हार नहीं मानी। चौथी आखिरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि आप समाज के अंदर में हुँ, हम बहुत बोलते हैं कि मैं उसको मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, मैं उस भगवान की पूजा करता हूँ, मैं अल्लाह की पूजा करता हूँ, हुँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, हुँ, आपको चाहिए प्यार। हुँ, इंसान जो ईश्वर को प्यार करता है, वो उसको इंसानों से प्यार करना चाहिए। आप लोग जो है प्यार करिए, एक-दूसरे को प्यार से रहिए और
जो है अपने देश को, अपनी सोसाइटी को आगे जो है हम प्यार से बढ़ा सकते हैं, नफ़रत से नहीं। तो प्यार जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं चाहती हूँ सभी दर्शक जो हैं प्यार का ही जो है एक रीजन है, प्यार का ही धर्म है, वही उसी को मानिए। क्या बात शुक्रिया। है। बहुत-बहुत धन्यवाद नाज़ जी। जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।